वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा मेरे बच्चों, हम आज जो सेकंड सेशन है हमारा 2000 MCQs इन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का, तो चैप्टर 1 को हम इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लेंगे और अगर थोड़ा सा वक्त बचता है तो हम चैप्टर 2 पे जाएंगे, मगर इंशाल्लाह हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे। पिछली क्लास में इफ़ यू रिमेम्बर तो मैंने कुछ स्किप किए थे। हमने 60 MCQ इन टर्म्स ऑफ नंबर कवर किए थे, मगर उस 60 में से MCQ नंबर 45 के बाद मैं 51 पे चला गया था। तो जो मैंने आपको बताया था कि आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अगर इफ यू रिमेम्बर तो आई थिंक दिस वाज 45, राइट? ओके, तो यहां से यहां तक हम आए थे। हम 45 जो पिछली क्लास या पिछले सेशन में जो हमने MCQ किया था वो यहाँ से फिर हम 51 पे गए थे। तो जो बीच में 5 MCQs हैं वो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर 60 से ऑनवर्ड्स हम आगे जाएंगे, ठीक है? तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका इस तरीके से आज कवर हो जाएगा। तो शैल वी स्टार्ट नाउ? ओके, तो बिस्मिल्लाह करते हैं बेटा। हमारा आज स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 46 से, ठीक है? तो जिस तरीके से हम कल कर रहे थे इसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देते जाएंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ऑसम फीडबैक आप बच्चों का आया था। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी हो जाएं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन 46 है, डैश आर टेंजिबल आइटम्स that can be held, touched and stored, or stored and manufactured but not traded by business, not traded by business। बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसके अंदर जो की पॉइंट है कि अब आप देखें, जो जो बच्चा इसमें ऑप्शन ए बता रहा है वो जरा रीथिंक करें। आप इस लाइन को क्यों इग्नोर कर रहे हो? आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी एक लफ्ज को आप सवाल में इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन ए ठीक होता तो वो ट्रेड होता है, ट्रेडेड बाय बिजनेस होता है। क्या लिखा है? बट नॉट ट्रेडेड बाय बिजनेस। बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक है? बताएं। अब पहुंच गए आप लोग? यस, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सैंपल्स ट्रेड नहीं होते, ठीक है? गुड्स की डेफिनेशन में थोड़ी सी चीज मैंने बढ़ा दी, आपने देखा नहीं और ए बोलना शुरू कर दिया। ठीक हो गया बेटा? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। नाउ लेट्स कम टू 47। इट सेज फॉर द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस, सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस, क्या दिस इज द कीवर्ड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट? ठीक है, ये जो हमने क्वेश्चन बनाया है आपके बुक की एक ऐसी जगह से बनाया है जो आप पढ़ते भी नहीं होंगे। अगर चैप्टर 1 पे आप जाओगे, चैप्टर 1 की बिल्कुल शुरू का जो पेज है, ठीक है, बिल्कुल शुरू का, जिसमें चैप्टर हेडिंग होती है और चैप्टर हेडिंग के साथ क्या लिखा होता है, ठीक है, एक ओवरव्यू दिया गया है। चैप्टर नंबर 1, इन दिस चैप्टर एट ग्लांस, शुरू वाला पहला, एट अ ग्लांस, इस पैरा को भी मैंने नहीं छोड़ा, उस पर भी सवाल बना दिए, ठीक है, ताकि आपको कहीं से भी एग्जामिनर चेक करे तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड। इसमें क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर, क्या बेसिक स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। की फोर्सेस अफेक्टिंग, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज यस, डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इन सब की होनी चाहिए ताकि बिजनेस सक्सेसफुल हो और सरवाइव करे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48, on which of the following basis
द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग डिफरेंट कंट्रीज इज कंपेयर्ड। अब यहाँ बात वही है, कल भी हमने इसको टच किया था, क्या है डिफरेंट कंट्रीज में क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस बेसिस पे कंपेयर किया जाता है। ये आसान है क्योंकि आपको इसका थोड़ा सा अंदाजा होगा। मैं पिछले ही किसी एमसीक्यू को मैंने थोड़ा एंगल चेंज करके कवर किया है। बताएं इसमें व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कल की सेशन से ये बातें याद है आपको, अमंग डिफरेंट कंट्रीज इज कंपेयर्ड, किस बेसिस पे पता चलता है कि कंट्री ए और कंट्री बी इन दोनों में से किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर है। तो यस बिल्कुल सही है, दिस इज ऑप्शन सी, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है एंड पीपल कैन बाय विद मनी। अब पिछली दफा जब मैंने आपको इसको एग्जामिन किया था तो ये वाला पार्ट उसको कवर नहीं किया था, कैन बाय विद द मनी दे हैव, तो पूरा का पूरा एरिया कवर हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए इसका ऑप्शन ए भी मैं डिस्कस कर लेता हूं, बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी ऑफ गुड्स विच इज द प्रायोरिटी ऑफ, देखिए समझिएगा मेरी बात, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ गुड्स की बेसिस पे नहीं जाएंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिर्फ क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखिए बात यह है कि जब आपको ऑप्शन दिया जाता है तो इकोनॉमी में क्या सिर्फ गुड्स होती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए सिर्फ गुड्स होता है। आप देखिए फर्स्ट एमसीक्यू इज रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट, आप इस पे ये ना फंसे कि इसमें क्वालिटी का जिक्र किया गया था तो अच्छी क्वालिटी से पता चलता है जी देखें ये तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर है। नहीं बेटा, मगर आप गौर से तो देखो ए इज लिमिटेड टू ओनली गुड्स, तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से गुड्स पे डिसाइड करोगे। सपोज करो जी बेस्ट क्वालिटी गुड्स मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन, आप ट्रांसपोर्टेशन जो है आप वो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन और लग्जरी व्हीकल्स के बजाय आप किस चीज पे करते हो, डोंकीज पे, तो वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों, समझ आ गया? यस, लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट इज 49 इन टुडेज फास्ट चेंजिंग business environment, which of the following is the only constant? Tell me which of the following is the only constant? बताओ which of the following is only constant? भाई इसके अंदर ये बी सी 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 सी, बेटा जो सी वाले थे ना वो ट्रैप हो गए हैं, यू आर टोटली रॉन्ग, द ओनली कांस्टेंट इज डी एंड विच इज चेंज। क्यों भाई, पूछो सर क्यों, व्हाई नॉट सी? इसलिए सी नहीं कि मेरा बेटा आप मुझे बताओ जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है, उसमें बिल्डिंग्स कहाँ हैं, उसमें टेंजिबल एसेट्स कहाँ हैं? मुझे बताओ पहले इकोनॉमी क्या थी, पहले बिजनेसेस क्या थे, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, ठीक है, पहले उससे पीछे जाएंगे तो एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन एग्रीकल्चर पे होता था। वो कहते हैं ना जी जो ताजमहल बनाया था, किसने बनाया ताजमहल, बताओ जी, ताजमहल किसने बनाया, किसके पैसे से बनाया? ताजमहल बनाया था शाहजहां ने, किसके लिए बनाया जी, अपनी वाइफ के लिए। कब बनाया, जब उसकी डेथ हो गई। अपनी मतलब ये वाहिद इंसान है इंसान की तारीख में जिसने अपनी बीवी से मोहब्बत की और उसके वफात के बाद जो है उसने क्या किया, ताजमहल बना दिया, ठीक है। अब बात यह है किसके पैसे से बनाया, अवाम के पैसे से। अगर आज के दौर में ये ताजमहल बनता तो नेब का केस फाइल हो जाता शाहजहां पे और टीवी पे बोला जाता कि शाहजहां करप्ट है, ठीक है। तो अब बात क्या है, उस वक्त पैसा कहां से आता था, भाग ना ताजमहल बना दिया, क्या क्या नहीं किया, पैसा कहां से आया, पैसा आता था एग्रेरियन इकोनॉमी से, एग्रीकल्चर होता था, लैंड बेस्ड होती थी। फिर क्या होता है, आगे जाओ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, जैसे क्या होता है गुड्स बेस्ड, गुड्स। फिर आगे जाते हैं तो क्या होता है सर्विस। अब जिस दुनिया में आज हम रहते हैं बेटा, आज की दुनिया उस सर्विस इंडस्ट्री से आगे निकल के पोस्ट सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जा रही है, और वो है नॉलेज इंडस्ट्री, वो है डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। तो आप मुझे बताओ डिजिटल वर्ल्ड में बताएं क्या होता है, डिजिटल वर्ल्ड में बताएं क्या है, कहाँ है बिल्डिंग्स, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ गूगल है बिल्डिंग्स, फेसबुक, मेटा बिल्डिंग्स हैं। आप टॉप 100 कंपनीज उठाओ, आपको टॉप 100 में वो कंपनीज भी मिलेंगी जिसमें आपको बिल्डिंग्स नहीं होंगी, जिसमें टेंजिबल एसेट्स नहीं होंगी। समझ आ गई मेरी बात? तो ओनली कांस्टेंट इज चेंज। इसका मतलब क्या है कि जब तुम बिजनेस करोगे, बिजनेस के आज के एनवायरनमेंट में हर चीज चेंज होती रहेगी। आपको हर वक्त, जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया और जिस दिन आप अपना बिजनेस से रिटायरमेंट दोगे, एक चीज मुस्तकिल फेस करते रहोगे, और वो क्या है, चेंज।
चेंज और चेंज। जो डिसरप्शन आ रहे हैं ना, डिसरप्शन डिसरप्शन बताए ना, देखिए नोकिया गायब, विद नो टाइम गायब, क्यों? चेंज 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 इज द कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़े। कांस्टेंट फरहान इस सेंस में हुआ कि जब भी तुम बिजनेस करोगे किस चीज को फेस करोगे? हर वक्त क्या चीज फेस करते रहोगे? हर वक्त तुम फेस करते रहोगे चेंज को। चेंज इसलिए कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट। अच्छा, और उसका मैं आपको ना रेफरेंस भी दे देता हूँ फॉर योर एग्जाम पर्पसेस, क्योंकि आपको एक पेपर के लिए तैयारी करनी है। तो बेटा इसका जो सोर्स है, मैंने जैसे आपको कहा था सारे एमसीक्यूज आपकी बुक पे ही बने हुए हैं। तो आपकी बुक के बिल्कुल पेज नंबर 1 पे अगर आप जाएं तो आपको इसमें नेचर ऑफ बिजनेस का जो जहां पे चैप्टर नंबर 1 लिखा है, इसके पैराग्राफ नंबर 2 को स्टार्ट करो। पैराग्राफ नंबर 2 क्या लिखा है? इन अ फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ठीक है बेटा, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो आपके एग्जाम के पर्पस के लिए भी ये बात जो है जहन में रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 50। 50 सेज दोज बिजनेसेस व्हिच सक्सीड इन द लॉन्ग रन, दोज बिजनेसेस will succeed in the long run, focus किस पे? long run, which understand the functioning of major variables। अब बात क्या है? succeed, और succeed भी कैसे? long run। कौन सा बिजनेस होगा जो लॉन्ग रन में मतलब सक्सीड करेगा? कौन से वेरिएबल को समझेगा? अब ऑप्शन नंबर 1 है ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, वर्किंग कंडीशंस फॉर टॉप मैनेजमेंट, और नन ऑफ द अबव। अब दिस इज इजी स्टफ। इजी स्टफ क्यों? इसलिए कि इसमें ऑब्वियस सी बात है कि सक्सेस के लिए ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। ठीक है, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ही वो फैक्टर है जो कि आपके लिए लॉन्ग रन में सक्सेस का बायस बनता है। राइट, अब ये वो एरिया था जो मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आज हम इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन 51 पे चले गए थे और 51 से आगे हमने फिर क्वेश्चन 60 तक कवर किया था। ये वो एरिया है जो हम कल कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहां तक आपको याद होगा कि हमने सेशन 1 में कवर किया था। कौन से क्वेश्चन तक? 60 तक। तो हम इसे अब आगे जाएंगे। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 61। बताओ 61। इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिसाइडेड with the aim of fulfilling the entity's purpose। एंटिटी का पर्पस हासिल करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस जब किया जाता है तो क्या करना पड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिसाइडेड। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग क्या डिसाइड करेंगे? गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज या ऑल ऑफ द अबव? पर्पस हासिल करने के लिए क्या होगा? गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज या ऑल ऑफ अबव। ओके, बताएं कौन सा होगा? यस यू गॉट इट बेटा, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा आगे चल के मैं आप इनकी डिस्टिंक्शंस बताऊंगा, आपको बताऊंगा बहुत कुछ इंशाल्लाह, कुछ चीजों इस बारे में कि गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स में और स्ट्रेटजीज वगैरह में फर्क कैसे करें आप। ठीक है, कल जैसे मैंने बात की थी मिशन की और विजन की, तो आज उसे थोड़ा आगे कवर करेंगे। लेट्स मूव नाउ टू क्वेश्चन 62. It says which of the following goals, now the focus is specifically on goals, deal with। अब आपको ये जो आप चंद स्लाइड्स आएंगी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। क्यों? ये आपके उस एरिया पे कवर्ड हैं और उस पे बेस रखती हैं जो स्पेसिफिकली कन्वर्ट हो सकता है इनटू एमसीक्यू। सीधा सीधा हो सकता है यही आपके पेपर में एमसीक्यू लग रहे हो। तो गोल्स जो होंगे वो किससे डील कर रहे होते हैं? स्पेसिफिक ओवरऑल एम्स। नाउ द फोकस इज ऑन स्पेसिफिक जनरल ओवरऑल एम्स, ऑल ऑफ द अबव यानी दो या नन ऑफ द अबव। बताएं गोल्स। बेटा याद रखिएगा। अब आप इसका मतलब है कि सम ऑफ यू आर रॉन्ग। अब इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, चलो मैं थोड़ा सा कवर करूं फिर मैं बुक का एरिया बताता हूं कि कहां से इस एरिया को अच्छे तरीके से कवर करूं। ठीक है, ये देखें, द करेक्ट आंसर इज जनरल ओवरऑल एम्स, इट्स नॉट स्पेसिफिक। गोल्स जब भी होगा याद रखना, गोल्स क्या होगा? जनरल ओवरऑल एम्स के लिए, स्पेसिफिक ओवरऑल एम्स के लिए नहीं है। किसके लिए है? जनरल के लिए। ठीक है, ओके। अब इसको मैं थोड़ा सा कवर करूंगा बेटा। बी इज द करेक्ट। यस, आगे बढ़ते हैं 63 की तरफ। अब बताओ, वही चीज मैंने चेंज कर दिया। चेंज देखना कहां? गोल्स की जगह मैंने क्या कर दिया? गोल्स से देखो बेटा क्या कर दिया? ऑब्जेक्टिव्स। अब बताओ क्या, व्हिच वन इज द करेक्ट?
ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, फर्क क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स जनरल थे मगर गोल्स जनरल थे मगर ऑब्जेक्टिव्स क्वांटिफाइबल होंगे। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, एक जनरल एक स्पेसिफिक ओवरऑल एम्स। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? अब इसमें फर्क क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ो, एक दो स्लाइड आगे बढ़ो, फिर मैं आपको इंशाल्लाह इस पे थोड़ी सी तफसीली एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराता हूँ। ठीक है, इन चीजों पे। ओके, और जैसे जैसे आपकी तरफ से चंद बच्चे हैं जो फीडबैक दे रहे हैं कि सर इस एरिया में हमें दिक्कत है, तो मैं उसको खास तवज्जो दूंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, which of the following strategies and strategic aims deal with? अब बताओ, specific overall aims, general overall aims, detailed longer term targets, implementation targets and budgets। इस एरिया में बताएं कौन सा ठीक है बेटा? आपने जिस जिसने पढ़ा है, इफ यू कैन रिकॉल और इफ यू कैन रिकॉग्नाइज, तो स्ट्रेटजीज और स्ट्रेटेजिक एम किससे डील करता है? सी, डिटेल्ड लॉन्गर टर्म टारगेट से डील करता है। ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट 65। अब देखिए फर्क क्या है, वही फर्क क्या है, सिर्फ देखो क्या है फर्क, यह है कि अब मैंने स्ट्रेटजीज और स्ट्रेटेजिक एम को हटा के क्या कर दिया, टेक्टिकल प्लान्स एंड एम्स कर दिया। टेक्टिकल प्लान्स एंड एम्स किससे डील करते हैं? इसकी पूरी मैंने जैसे ना आपको कहा है कि डेवलप कराता हूं, सेम अगर वो डिटेल्ड था तो याद रखना बेटा, टेक्टिकल प्लान्स एंड एम्स किससे डील करते हैं? इंप्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट्स और बजट से डील करते हैं। ठीक हो गया? ओके, अब ये वाला जो पोर्शन है इसको कर लो, तो मैं आगे आपको वही डिस्कशन शुरू करूंगा जो मैंने आपको कहा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशनल प्लान्स एंड एम्स, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशनल प्लान्स एंड एम्स डील विथ? बताओ किससे डील करता है? गुड 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 जॉब बेटा, शाबाश। किससे डील करता है? एक्शन प्लान और टारगेट से डील करता है। ठीक है, ओके। अब 67 ऑपरेशनल प्लान्स एंड एम्स इंक्लूड, बताओ। यस, ठीक है, ऑल राइट। यहां आके 67 पे आके अब हम एक थोड़ी सी ना डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन इन द सेंस के जो कि आपको मैंने ये कवर करवाई चीजें। सबसे पहले तो आप बुक निकालो बेटा, अपनी बुक निकालो, और इस बुक में आप जाएंगे चैप्टर नंबर 1 के पेज 3 पे। पेज 3 पे एक टेबल गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज एंड स्ट्रेटेजिक एम और टेक्टिकल प्लान्स एंड एम्स और ऑपरेशनल प्लान्स एंड एम्स को कवर किया गया है। ठीक है, ये वो एरिया था जिसको मैंने इन एमसीक्यूज में चेक किया। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी इसकी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाऊं, ताकि आप इन एमसीक्यूज का रटा ना लगाएं, आप अच्छे तरीके से चीजें समझ के जाएं कि एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी एस्पेक्ट चेंज करता है तो आपको वहां पता चल जाए कि जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे कहूं कि लेट्स सिट टुगेदर, हम सारे जो लोग हैं, अब आप थोड़ा सा मुझसे इस पे पार्टिसिपेट कीजिएगा, ताकि ये सारी चीजें मैं आपको बिजनेस, ना सिर्फ ये पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस सिखा दूंगा इंशाल्लाह। अब देखो, पहली चीज क्या है, मैं अगर एक मिसाल दूं आपको कि जी इन चीजों को, अब मेरा फोकस किस चीज पे होगा बेटा? पेज नंबर 3 के इस टेबल पे होगा। पेज नंबर 3 का जो टेबल है, इसको मैं डील कर रहा हूँ। कौन सा टेबल? जिसमें विजन से लेके ऑपरेशनल प्लान्स और एम्स तक की बात है। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता हूँ। चलो मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ कि अगर मैं, आपस में हम बैठे हैं, हम कोई बुकिश बात नहीं कर रहे, हम एक रियल लाइफ बात करें। भाई देखो, मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे अगर इन सारी चीजों को, जैसे लेट से तारिक तुनियो भाई क्या करता है? तारिक तुनियो को कहा जाए जी देखिए सर, आप बिजनेस पढ़ा है आपने, बिजनेस आप मतलब बिजनेस करते भी हो, और मैं बिजनेस माइंडेड बंदा भी हूँ, स्टडी करता हूँ बिजनेस को, तो आप मुझसे कहें सर आप हमें ना कोई रियल लाइफ की कोई बात बताएं। आप होते तो क्या करते कि जी आपका विजन क्या होता, आपका मिशन क्या होता? देखिए, हर बंदे का एक विजन होता है, चाहे वो बिजनेस सेंस में ना हो,
ठीक है, आपका मिशन होता है। आप यही कॉन्सेप्ट अगर अपनी सीए पे अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी ये मेरा विजन था, ये मेरा मिशन था, ये मेरे गोल्स थे, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे। मैं तो छोटी सी एग्जांपल देखे ना, आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। सपोज कर लो मेरा बेटा, अगर मुझे बताना पड़े कि मेरा विजन क्या है, मैं आपको एक रियल एक इन अ वे सिचुएशन बताना चाहता हूँ। तो मैं अगर विजन बताऊं अपना, लेट सपोज एक हम अभी बिजनेस डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, वही उसकी तरफ जा रहा हूँ बेटा, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ही जा रहा हूँ। यही मकसद है मेरा आपको आज इसमें गुफ्तगू करने का। ठीक है, जैसे कल मैंने विजन और उसकी कुछ देसी मिसालें दी थी तो समझ आई थी। ठीक है, अब जरा गौर से देखना विजन क्या है। देखना मेरा विजन बेटा, अब ये है तारिक तनवीर टैक्समैन का विजन। क्या? सुनो, मेरा विजन है टू चेंज पीपल्स लाइव्स फॉर बेटर। बताओ, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी, इस स्टेटमेंट को बताओ, क्या ये स्टेटमेंट शॉर्ट है, फ्यूचरिस्टिक है, इंस्पायर कर रही है, मोटिवेट कर रही है? सोचो जरा, वाइडर है क्या? और ये मैंने खुद बनाई है, बिलीव मी, ये आज मैंने खुद बनाई है। ठीक है, मैं सोचा कि यार देखो, अगर मुझसे कोई कहे कि यार आप बताएं आपका विजन क्या है, तो मैं कहा चलो यार मेरा विजन, यार मैं बैठा और मैंने चीज लिखी। ठीक है, अब सुनना गौर से बेटा, सारी चीजें इसमें विजन वाली हैं। अब आते हैं मिशन की तरफ। तारिक तनियो बता, भाईजान, दादा, बता कैसे इस विजन को हासिल करोगे? कैसे होगा? मैं कहूंगा मेरे पास मिशन है। मिशन क्या है? मेरे पास स्पेसिफिक प्लान है। अब देखो, लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, भाई इसके तो हजार रास्ते हो सकते हैं, हजार रास्ते। ठीक है, किस तरीके से इसको कितनी वाइड है, अब हम इसको नेरो करना शुरू करेंगे। एक क्या था, वो दूर, एक है आज। आज क्या करूं कि मैं उस विजन को हासिल कर लूं? मैंने कहा लोगों की जिंदगी चेंज करनी है फॉर बेटर। भाई ठीक है, तो क्या करोगे, क्या क्या कर सकते हो? चलो सुनो, मैंने देखा कि वन ऑफ द प्रॉब्लम, आप अगर सोचो, आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखो, कितनी है पॉपुलेशन? बताओ भाई, कितने कितने करोड़ पॉपुलेशन है? बोलो भाई, आप में से जिसको पता है वो बता दे, कोई एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या है पॉपुलेशन पाकिस्तान की? 22 करोड़। अच्छा जी, मर्द कितने हैं? मर्द कितने हैं भाइयों? बाजियां, बाजियां नहीं बोलेगी, देखिए भाई बोलेंगे मेरे। भाई 22 करोड़, 23 करोड़ के करीब है। उसमें से 50% के करीब, 51% के करीब, यस बिल्कुल सही है, जबरदस्त, 50.5, तो 10 करोड़ के करीब मर्द है। अच्छा सुनना, सोच समझ के जाओ, इसमें से कितने मर्द ऐसे हैं जो गंजे हैं, बाल नहीं है? ठीक है भाई, बोलो। मर्दों को ज्यादा मसला होता है, औरतों को, औरतें तो गंजी नहीं होती ना। ठीक है, मुझे बताओ कितने? अब बताओ, वो कहता है सर 20%, 30%। देखो, अब हम एक एस्टिमेट लगाते हैं। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताओ, कितने परसेंट होंगे यार? 10 करोड़ अगर मर्द हैं, हम, भाई बात यह है, पाकिस्तान में पानी ऐसा, स्ट्रेस ऐसा, सब कुछ ऐसा, ठीक है ना, और सीए करने के बाद तो बड़ा बाल भी चले जाते हैं, सब कुछ चला जाता है। मुझे एक बात, मैं कहता हूँ यार देखो, 10 करोड़ थे, 5 करोड़ आधे कर देते हैं, आधे मर्द गंजे। ठीक है, आधे मर्द गंजे हो गए। अच्छा, अब मेरा जो मिशन है ना, इन लोगों को ठीक, इनकी ना जिंदगी बेहतर करनी है। तो मैंने क्या सोचा, मेरा मिशन क्या है कि मैं एक तेल बनाऊंगा, ऑयल। हाँ भाई बोलो, मिशन आ गया? भाईजान कैसे, समझ आ रही है? एक है विजन, एक है मिशन। आपको इंशाल्लाह ये आज जो है ना, ऐसी बात बता रहा हूं कि आप देसी वे में चीजें समझ जाओगे, अपने मसले आपके हल हो जाएंगे। मिशन क्या है बोलो भाई? अब मैं क्या करूंगा, अब एडजेक्टिव सुनना, हाई क्वालिटी इफेक्टिव ऑयल बनाना, जो मर्दों के गायब हुए हुए, चले गए हुए बालों को वापस ले आए, ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो, ताकि उनकी शादियां हो, ठीक है, ताकि वो अच्छे लगे। आप फर्क समझ आ रहे हैं? देखो, एक क्या है, दो लाइनें, एक लाइन थी विजन की, और मिशन देखो क्या है, कैसे उसको अचीव कर रहा हूं। बताओ मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो भाई, मैं क्या बनाऊंगा जी? हाई क्वालिटी, एडजेक्टिव्स देखो, हाई क्वालिटी, ठीक है, और सिर्फ हाई क्वालिटी नहीं कि साफ सुथरा चमकदार, बल्कि इफेक्टिव रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, बाल भी उगेंगे। ओके, क्या?
ऑयल, भाई ऑयल किस काम के लिए, स्पेसिफाई तो करो, जिंदगी बेहतर करनी है। ऑयल दैट रीग्रो द लॉस्ट हेयर सो इज टू, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है, स्पेस नहीं है मेरे पास, ब्रिंग हैप्पीनेस टू द मेल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। समझ आई बेटा? अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ। बाबर, हाँ वो शादी भी तो होगी ना, बिल्कुल सही है। अब बेटा देखो, अब बात क्या है, ये मैं मिशन, अब अगला सवाल क्या है, अब इस तरीके से इसको समझो, आप समझना चाहते हो ना टर्म्स को, ऐसे समझो, विजन क्या है, सब शुरुआत उसी से होगी, कैसे हासिल करोगे मिशन। अब अगला सवाल क्या है, कैसे हासिल करोगे भाईजान, कैसे, मिशन तो है बट कैसे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, आप अगला स्टेप देखो इसी पेज में, गोल्स रखूंगा, गोल। अब मेरा देखो इस जगह समझ रहे मेरी बात, ये आपको मैं एक बात बता रहा हूं, अगर मेरा विजन है ये वी और मेरा मिशन है एम, तो बेटा इसको हासिल करने के लिए ना एक नहीं मल्टीपल गोल्स रखूंगा मैं, एक गोल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और याद रखना विजन जो होता है ना वो चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता, मोर और लेस मिशन भी चेंज नहीं होता, मगर गोल्स चेंज होते रहते हैं। गोल्स हालात और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं। गोल्स के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते रहते हैं, हालात और सिचुएशन के हिसाब से जाता है। अब मैं आपको अपना एक गोल बता रहा हूं, क्या करना था भाईजान, मुझे लोगों की जिंदगी बेहतर करनी थी, कैसे, उनके बाल उगा के, कैसे, कैसे गोल क्या है, बाल उगा के। भाई देखो अब मैं इसको हासिल कैसे करूंगा, भाई मुझे चाहिए क्या, ऑयल बनाने के लिए क्या चाहिए, जड़ी बूटी। भाई देखो 5 करोड़ लोगों के लिए मेरा गोल क्या है, जड़ी बूटी तो हासिल करूं ना, ठीक है। वो जो जड़ी बूटी होगी जिससे मैं वो तेल बनाऊंगा, तो वो भी तो मुझे चाहिए ना, सफिशिएंट चाहिए ना, जड़ी बूटी तो मुझे सफिशिएंट क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांट को छोड़ो यार, वो नकली होते हैं, इधर के बाल उधर लगाना, हम असल उगवाएंगे, ठीक है। तो बात ये है कि यहाँ पे गोल 1 क्या हुआ, मुझे उसके लिए एक मखसूस जड़ी बूटी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, जितने लोग हैं। तो मेरा गोल क्या है, अब इस जड़ी बूटी को हासिल करना मेरा गोल हो गया, गोल हो गया, मगर ये जनरल गोल है, समझो जनरल है, जनरल है कि नहीं, क्या जड़ी बूटी कितनी सफिशिएंट क्वांटिटी। आगे जाओ, इसको हासिल करने के लिए, इस गोल को हासिल करने के लिए मेरा बेटा क्या होगा, आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स रखने पड़ेंगे। कैसे हासिल करोगे, ऑब्जेक्टिव होगा आपका। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मेरा क्या होगा कि लेट सपोज मुझे पर डे दो, सपोज करें कि 200 केजी चाहिए, पर डे मुझे 200 केजी की जो है ना सप्लाई हासिल करनी है। क्वांटिफिकेशन कर दी, जब आपने इस 4 चीजों को समझा, इसका मतलब क्या है कि ये स्पेसिफिक, कहां से हमने स्टार्ट किया, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्पेसिफिक से, स्पेसिफिक ये करना है, ये करना क्या, 200 जो केजीज है मुझे जड़ी बूटी हासिल करनी है। जब हमने हासिल कर ली, उससे क्या हुआ, एक गोल हासिल करेंगे, गोल क्या है, सफिशिएंट क्वांटिटी में मुझे वो चाहिए। फिर वो क्यों, क्योंकि मेरा मिशन है ऑयल बनाना। मगर गोल सिर्फ एक नहीं होता, ये तो जड़ी बूटी यानी रॉ मटेरियल, दूसरा क्या गोल होगा मेरा, सफिशिएंट फाइनेंसेस अरेंज करना। हाँ भाई, उसके बाद क्या, उस प्लांट को लगाना, उस प्लांट को चलाना, उसके बाद क्या होगा, मार्केटिंग करना। समझ रहे हो, समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप समझना इस बात को, गोल्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में फर्क क्या है, एक जनरल एक स्पेसिफिक। गोल्स कैसे हासिल किए जाते हैं, गोल्स चेंजिंग होते हैं, असल गोल का मकसद क्या है, ताकि हम मिशन को हासिल करें। और एक नहीं, एक मिशन को हासिल करने के, विजन आपका एक हो सकता है, मिशन आपका एक हो सकता है, मगर उसको हासिल करने के लिए गोल्स आपके बेतहाशा होंगे, और हर गोल को हासिल करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स बेतहाशा होंगे। ऑब्जेक्टिव हासिल करोगे तो गोल हासिल होगा, गोल हासिल करोगे तो मिशन पूरा होगा, मिशन पूरा करोगे तो विजन पूरा होगा। अब इस डे टू डे मामलात में जब हम ये काम कर रहे होंगे, तो फिर हमें स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, ठीक है। आगे अगर आप इस पे जाएं, जी बेटा रिकॉर्डिंग मिल रही होती है बेटा, फैज रोज मिल रही होती है, तो ग्रुप में हो तो मिल जाएगी बेटा। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लें, ठीक है, आप सोचें इस 4 चीजों को, मेजर 4 चीजों को, जिसको आपकी बुक में आप देखें तो पेज नंबर 3, 4, 5 पे, और इसके अलावा 6
7 ये जो पेजेस ने कवर किए हैं ना, ये इसी चीज पे कवर किए। किन चीजों पे कवर किए? इन 4 चीजों पे कवर किए, विजन पे, मिशन पे, गोल पे और ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, स्पेसिफिक क्या है? मुझे स्पेसिफिक, मुझे 200 केजी, स्पेसिफिक कितना हूं? 200 केजी क्या चाहिए? जड़ी बूटी। अब इसको हासिल करना है। ठीक है, फिर क्या करूंगा? इससे मैं ऑयल बनाऊंगा। समझ आ रही मेरी बात? तो स्पेसिफिकली हम इस तरीके से जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे जो प्रॉफिट की आप बात कर रहे हो, जिस बच्चे ने भी की है, एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब ये मैंने क्यों आपको थोड़ा सा बेसिस दे दिया, ताकि आप इन चीजों को समझ सको। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन 68 आ जाओ मेरा बच्चा। सेक्शन क्वेश्चन 68, 68 says an important aspect of managing business is creating purpose and providing clear messaging। क्या है? अल्टीमेट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग, याद रखना क्या है? मैनेजिंग बिजनेस। बिजनेस को क्या कर रहे हैं? मैनेजिंग बिजनेस क्या कर रहे हैं? इज एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग बिजनेस। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? उस बिजनेस का पर्पस। लफ्ज देखते जाओ। एंड प्रोवाइड क्लियर, क्लियर मैसेजिंग, क्लियर मैसेजिंग किससे? स्टेक होल्डर को मैसेज। दिस कैन बी डन बाय, कैसे? क्रिएशन ऑफ क्या? सेंडिंग ईमेल्स, क्योंकि हमने पर्पस है, और मैसेजिंग है, मैसेजिंग लिखा था, सेंडिंग ईमेल्स, और क्रिएशन ऑफ मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स, अपडेटिंग स्टेक होल्डर्स ऑन डेली बेसिस, स्टेक होल्डर को रोज इंफॉर्मेशन दो, या नन ऑफ द अबव? बताओ व्हाट व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि इसका जो मिशन और विजन स्टेटमेंट है, उसका मकसद ही क्या होता है? पर्पस हो। इस पूरी एफर्ट का, पूरी जो डायनेमिक्स होती हैं, कोई मकसद हासिल कर रही है। मैंने क्या मकसद रखा अपने बिजनेस के लिए? ठीक है, बाल उगाना। क्यों मकसद ये रखा? क्यों? क्योंकि लोगों की जिंदगी चेंज करूं, खुशियां लाऊं। ठीक है, आ जाओ भाई 69 की तरफ। नाउ द क्वेश्चन इज 69। मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट नॉर्मली एक होती है। 69, which of the following helps the business to create and provide clear messaging to stakeholders? Which of the following helps business to create and provide clear messaging? Obviously mission और विजन स्टेटमेंट, राइट? थोड़े से स्पेक्स चेंज कर रहा हूं स्लाइड से, क्योंकि एग्जामिनर किस लैंग्वेज में लेके आता है वी डोंट नो। नेक्स्ट 70, which of the following is more of an, गौर से देखना, which of the following is more of a, more of क्या? Inspirational, motivational statement that is meant क्या? To drive employees and also to demonstrate an organization's goals to stakeholders। पता है क्या होगा? Which of them? मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, विजनरी, कौन सी? इजंट इट विजनरी क्योंकि विजन है? नो, क्योंकि विजन क्या है? बताओ, which of them is correct? which of them is correct? देखो इसमें गौर से देखना, इंस्पायर करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ये काम कौन करता है मेरा बच्चा? गौर से देखोगे ना, विजन स्टेटमेंट करता है। विजन स्टेटमेंट की डेफिनेशन तो देख लो। ठीक है, मिशन स्टेटमेंट का काम इमोशंस नहीं होता, इमोशंस होता है रियलिटीज। विजन होता है इंस्पायरेशन। जैसे ना जंग में ले जाते हैं ना लोगों को, और एक तकरीर करते हैं कि बेटा आ जाओ जिहाद पे। ठीक है, तो ये क्या है? विजन दिखा रहे होते हैं, जन्नत। ठीक है, विजन दिखा रहे होते हैं, अल्लाह के कुर्ब। ठीक है, अल्लाह के नबी का हुक्म। तो क्या है ये क्या विजन दिखा रहे होते हैं? तो ये क्या करता है? ये इमोशंस को टच करता है। तो बिजनेस में भी ये काम किया जाता है। कैसे बिजनेस में काम? एम्प्लॉइज को बताया जा रहा है, भाई तुम क्या कर रहे हो, बताओ तुम क्या कर रहे हो? जिंदगियां चेंज कर रहे हो, लोगों की खुशियां ला रहे हो, कैसे? बाल उगा के। ठीक है बच्चों, समझ आई बेटा? समझ आ रहा है बेटा? ये है, नाम है तस्बीहा। तस्बीहा बेटा कल का लेक्चर मेरा देख लो, इस पे मैंने इसकी अच्छी मिसालें देके इसको डिस्टिंग्विश किया हुआ है। मेरा लेक्चर नंबर 1 देख लो इस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। 71 आ जाओ मेरा बच्चा। 71 क्या कहता है? 71 अ विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट गौर से देखना। अ विजन स्टेटमेंट डिस्कसेस मोर ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी and how
It wants to be viewed irrespective of the, ये देखना, irrespective, this is the key area, irrespective of the present state. आज क्या हैं हम? आज हम कचरा हैं मगर कल के बादशाह हैं। आज हम कचरा रानी मगर कल की रानी। समझ रहे हो भाई बात? ये किसका काम है बोलो, किस स्टेटमेंट का काम है मेरे बच्चों? बताओ क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? इज इट ट्रू और फॉल्स? या 3 दिस रिलेट्स टू मिशन स्टेटमेंट, बताओ दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट कौन सी है मेरा बच्चा? ये विजन स्टेटमेंट की बात हो रही है। विजन स्टेटमेंट इसी तरह होता है, ठीक है? क्या मैंने बोला था? मेरी विजन स्टेटमेंट क्या थी? जिंदगियां चेंज करना। बड़ी बात नहीं है जिंदगी चेंज करना लोगों की, फॉर गुड, फॉर बेटर, बड़ी बात है, ठीक है? आगे नेक्स्ट 72, which of the following statement if well written, now this is a condition, if well written, अब badly written नहीं, badly written नहीं, badly written की बात नहीं, if well written, which of the following if well written should be, गौर से देखना, short, short key feature, simple, specific to the business and leaving nothing open to interpretation. ऐसा नहीं है कि जी यह जानवर है, अच्छा जी जानवर है, कौन सा? सर 4 टांगे हैं, बाल हैं, 2 आंखें हैं, मगर जानवर तो ऐसे होते हैं, बता कौन सा? सर गधा भी लग रहा है, घोड़ा भी लग रहा है। ओपन टू इंटरप्रिटेशन ना हो, देखते ही पता चले गधा, देखते ही पता चले घोड़ा, ठीक है? तो ओपन टू, ऐसी स्टेटमेंट कौन सी होगी? बताओ कौन सी स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए? ऐसी स्टेटमेंट शॉर्ट, no the key idea was short and simple. short and simple कौन सी होती है? विजन स्टेटमेंट। करेक्ट 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 करेक्ट। बेटा मुझे एक बात बताओ, देखो मैं आपका चूंकि बार बार ये फीडबैक की बात करता हूं, मैं आपके लिए बनाए हैं। यू विल टेल मी कि आपको चीजें कैसी लग रही हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली मैं आपको और गाइड कर सकूं। मुझे बताओ चीजें क्लियर हो रही हैं? बताओ मेरा बेटा, क्योंकि मैं जो रिस्पॉन्स देख रहा हूं ना आपका, उसके हिसाब से मैं आपको अकॉर्डिंगली डिटेल बता रहा हूं, ठीक है ना? तो आपको चीजें समझ आ रही, क्लियर हो रही हैं? यही जैसे मैंने कल आपको ग्रुप में शेयर किया था लेक्चर, और साथ में मैंने स्लाइड शेयर कर दी थी, सारे एमसीक्यू शेयर किए थे। जो बच्चा अभी क्लास में नया है वो सुन ले। ये आज मैं उठूंगा नहीं यहाँ से, ये सारी दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, चारों जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है या जो इसके अलावा भी है। और दूसरा, इसका लेक्चर जैसे अपलोड होगा आपका लिंक आ जाएगा, ठीक है? तो बार बार रिवाइज करो, विथ की भी दे दूंगा, विदाउट की भी। और जैसे ही हमारे सेशंस कंप्लीट होंगे तो बेटा पूरे के पूरे 2000 एमसीक्यूज जो हम प्रैक्टिस करके बैठे होंगे वो आपको एक बुक फॉर्म में मिल जाएंगे सारे के सारे। फिर एंड पे उसको एक दफा दोबारा प्रैक्टिस करना, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। 72 बेटा 73 की तरफ आ रहे हैं। 73, लेट्स गो टू 73। 73 इज, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ताहिर अल्लाह खुश रखे बेटा आपको। बेटा 73 is which of the following is the purpose of an organization and reason for it? देखो गौर से, which of the following is the purpose? पर्पस वो ना होता ना ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होती। which of the following is the purpose of an organization and reason for? और मैं एक बात बता दूं आप सबको, मेरा बेटा सुनना, इन एमसीक्यूज को बनाया है आपकी इस बुक के पास, या आपकी बुक की है या आप आईकेप की बुक है, उसी को बेस बनाया है, ठीक है? आपको आईकेप की बुक में से जो चीजें होंगी इंशाल्लाह ताला इन एमसीक्यूज में मिल जाएंगी। तो आप उन्हीं चीजों को जाके देख भी सकते हो, जिसने वहां से पढ़ा है, रिवाइज किया है, अच्छी बात है, यहां से भी रिवाइज कर सकते हो। बोलो क्या होगा नाउ? यस, मिशन। क्यों भाई? देखो हमने क्या कहा है, ऑयल बनाना। भाई पहले क्या था, जिंदगी चेंज करना। तो जिंदगी तो बहुत तरीके से चेंज हो सकती है ना, मगर हमारा बिजनेस एग्जिस्ट क्यों? मैं तेल क्यों बना रहा हूं भाई? बाल उगाने हैं, समझ रहे हो? तो इस एग्जाम्पल को जहन में रखो। तो मेरा मिशन क्या है यार? एक ऐसा ऑयल बनाना जो बाल उगा दे। ठीक हो गया बेटा? नेक्स्ट। हाँ जी, अब मेरे शहजादों बोलो, मैंने आपको एक और काम कर रहा हूं। क्या आप, हो सकता है आपका एग्जामिनर कोई केस स्टडी ना दे दे, ठीक है? तो चंद एरिया से मैंने बनाई है केस स्टडीज, ताकि आपको उसकी भी प्रैक्टिस दे दूं, ताकि अगर कोई एमसीक्यू बना ले तो तुम डरो नहीं कि यार इतना लंबा एमसीक्यू था, ताकि प्रैक्टिस तो पहले से हुई ना। अब टेक योर टाइम। सबसे पहले मुझे बताएं फैजुल्ला बेटा, ये आपको ओपन मिलेंगे सब। ओपन का मतलब यूट्यूब के थ्रू सारे लेक्चर मिल जाएंगे, ये प्रैक्टिस सेशन वाले सारे दोस्तों को भी दे देना, ठीक है? सुने मेरे बच्चों, सुनो सुनो सुनो, अब इसको पढ़ो। क्या
बेटा जमाल मगरिब का टाइम तो हो गया था, अब इशा जो है ना क्लास के बाद पढ़ेंगे हम। 74 में पहले मतलब नाम क्या है, चलो भाई बताओ नाम क्या है, नाम बताओ, नाम बताओ बाबर, पहले नाम बताओ, नाम क्या लिखा है मैंने, कंपनी का नाम क्या है भाईजान, किसी को पता है नाम क्या है? ये बड़ी मशहूर कंपनी है, ये कंपनी बड़ी मशहूर है, इसकी मैं ना और शोहरत कर दूंगा जैसा मैंने नाम रखा है। देखो किसी को नाम पता है इस कंपनी को, कोई जानता है, बताएं आप में से कोई जानता है इस कंपनी को जिसकी मैंने मिसाल बनाई है? नहीं नहीं जानते ना? हाँ भाई तकी नहीं जानते ना? सुना है नहीं सुना? यार साहब ने सुना है, अब गौर से देखो मैंने क्या नाम रखा है, ये क्या लिखा है, ये सुनना सुनना सुनना, क्या लिखा है, लिखा है कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। ठीक है, ये है कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, ये वो वाली कंपनी है। ठीक है, तो ये कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा लिमिटेड इज अ लीडिंग कंपनी इन अ पेपर मार्केट। ठीक है, ये पेपर मार्केट की एक लीडिंग कंपनी है। इट इज करेंटली facing dwindling sales, declining sales due to inefficient management. Inefficient management होती है, सेल कम होगी होगी। All the directors of the company are very much concerned to deal with this problem so as to achieve। अब गौर से देखना, so ये वाला एरिया है ना, हाँ अब आ गया आपका, ये आ गया आपका मेरा बच्चा की एरिया, क्या टू अचीव ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी कंसिडरिंग द एम्स। क्या एम कौन सा एम, एम 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 कौन सा, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग। और ये है मेरा बेटा, अब बताओ, चलो मेरे जान बताओ। अब ये ना तुक्का नहीं चलेगा, इधर इधर तुक्का नहीं चलेगा, इधर नॉलेज चलेगी, इससे इधर स्पेसिफिकली नॉलेज चलेगी। ठीक है, इधर चलेगी नॉलेज। ऑल ऑफ द अबव इनकरेक्ट भाईजान, इनकरेक्ट फातिमा, इनकरेक्ट। ओके, अब देखिए एक चीज ध्यान में रखना, मैं आपको चलो एक आइडिया दे देता हूं ताकि आप लोग जो है वो परेशान भी ना हो। पेज नंबर 8 जाओ भी, पेज नंबर 8 मेरे बच्चों, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पे जाओ, आखिरी टेबल देखो। हसन काशिफ जाओ मेरा बच्चा। अब देखिए सैंपल्स एग्जांपल्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यहां पे ये केस स्टडीज बनी हुई है। ओके, पहला क्या है वेरिएबल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी है, मेरे अंडरलाइन किया, टू अचीव ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो गोल और ऑब्जेक्टिव, हाँ मेरे बच्चों अच्छी जगह से बनाए ना एमसीक्यू, हाँ भाई बताओ समझ आ रहा है। अब ग्रोथ देखो क्या है, गोल क्या है, इसकी एग्जांपल है मेरे बेटा, गोल और ऑब्जेक्टिव ये बुक में गिवन है यार। यहां से तो देखो बुक क्या कहती है कि इंक्रीजिंग नेट, गोल क्या है मेरा, गोल गोल सुनना, गोल क्या है मेरा, असल में क्या है, नेट प्रॉफिट बाय 15%। क्या लिखा है, इंक्रीजिंग नेट प्रॉफिट बाय 15% बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू बाय लिमिटिंग एक्सपेंसेस। भाई गोल क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना ना, क्यों कहता है, तो अचीव प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ आपको नेट प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि घर क्या जाता है, नेट प्रॉफिट जाता है, नेट प्रॉफिट ही तो आगे इस्तेमाल करोगे ना। मगर इस नेट प्रॉफिट 15% नेट प्रॉफिट में इंक्रीज लाने के लिए तुम्हें क्या करना है बेटा, ऑब्जेक्टिव तो रखो। ऐसे थोड़ी होगा कि इधर से उड़ोगे और सीधे जन्नत में जाओगे, नहीं यार, स्टेप लेने पड़ेंगे, सजदा करना पड़ेगा, रोजा रखना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या कहता है ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव तो नहीं होता ना, मल्टीपल होता है ना, इंक्रीजिंग एनुअल सेल्स बाय 25%। सेल्स 25% से बढ़ेगी, नेट प्रॉफिट 15% से बढ़ेगा, ये क्या खुला तिजाद नहीं है? नहीं नहीं कोई तिजाद नहीं है। क्यों तिजाद नहीं है? इसलिए नहीं है कि भाई जब सेल तुम्हारी बढ़ेगी तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, तो नेट प्रॉफिट सेम रेट से थोड़ी बढ़ेगा। समझ आई? अब यहां से देखो मेरा बच्चा, व्हाट इज द करेक्ट करेक्ट आंसर। अब आप मुझे बताओ एमसीक्यू अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, बोलो बताओ भाई। इसके हम बुक के हिसाब से बनाएंगे ना, एग्जाम के लिए बनाएंगे ना। चलो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन मेरा बेटा, ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। क्या लिखा है, इंक्रीज, गोल की बात हो रही है, इंक्रीज नेट प्रॉफिट बाय 15%। सही है? हाँ भाई सही है। अब आपने बुक बंद करनी है, चीटिंग नहीं करनी, बुक बंद करो पहले ताकि लर्निंग कर सको। बुक बंद बेटा, बुक बंद, आ जाओ पढ़ो ये केस, कमाल एंड सन्स। तब तक मैं चाय पी लूं। बेटा एमसीक्यू कोई भी आ सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, हमें अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है,
तो केस के लिए भी तैयारी कर लो, क्या हर्ज है इसमें, आए तो हम तैयार होंगे ना, हर्ज क्या है मेरा बेटा। हाँ भाई, कमाल एंड सन्स कंपनी हैज बीन फेसिंग कस्टमर कंप्लेंट्स विच में बिकम हिंड्रेंस इन देयर बिजनेस। कंप्लेंट कर रहे हैं कस्टमर, ठीक है। दे हैव डिसाइडेड, यानी कमाल एंड कंपनी ने, दे हैव डिसाइडेड टू प्लान द ऑब्जेक्टिव्स। अब वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें टू टेकल दिस प्रॉब्लम, गोल नहीं ऑब्जेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी टू मैनेज कस्टमर केयर। कस्टमर केयर, अब क्या गौर से देखना, कस्टमर केयर के हिसाब से, कस्टमर केयर के हिसाब से आपका क्या है, जो वेरिएबल है कस्टमर केयर, और उसमें क्या देखना है हमने, हमने देखना है ऑब्जेक्टिव इसमें कौन सा होगा। ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, reducing customer complaints by 30% and improving resolution time, resolution time by 1 day, यानी एक हमारा ये वाला है, reply to customer complaints within 2 business days, और both A and B और none of the above। अब अगर आप यहां, अब देख लो, अब आप बुक देख सकते हो, अब बुक देखो बेटा, जब आप बुक देखोगे तो बेटा इसके अंदर गोल क्या है, कस्टमर केयर। सेकंड वेरिएबल देखो क्या लिखा है, लिखा है कस्टमर केयर, रिड्यूसिंग कस्टमर कंप्लेंट्स बाय 30%, इंप्रूविंग रेजोल्यूशन टाइम। ये क्या है, ये तो गोल है, ये गोल है। इसको हासिल करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव क्या रखना था, ऑब्जेक्टिव ये है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या है, रिप्लाइंग टू कस्टमर कंप्लेंट्स विद इन 2 days, रिप्लाइंग टू कस्टमर केयर। तो आपका एक क्या है गोल, और एक क्या है बताओ क्या है, ऑब्जेक्टिव। अब 30% के साथ क्या था, गोल। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक हो गया मेरा बेटा। ये इसलिए बनाए हैं कि आपके बुक के अंदर मौजूद है, सीधे सीधे मौजूद है, और अगर इनमें से उठ के लग गए ना एमसीक्यू बेटा तो दुआएं दोगे, ठीक है। और अल्लाह ना करे कि अगर ना भी लगी तब भी तैयारी तो हो गई ना, तुम्हारा जहन रेडी तो होगा ना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 76, हाँ जी, पारो, पारो किधर है, चलो भी पारो बताओ। मेसर्स पारो is a leading business confronted with high employee turnover ratio। टर्नओवर है, क्यों, एम्प्लॉय आते हैं चले जाते हैं छोड़ के जाते हैं। इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज लीव द कंपनी विद इन अ ईयर ऑफ हायरिंग। आए माहौल देखा भाग गए। फिर क्या है, मेसर्स पारो हैज डिसाइडेड टू सेट द गोल, गोल 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 बेटा गोल, टू फिक्स देयर प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम, टर्नओवर का, एम्प्लॉय आ और जा रहे हैं। तो अब अगर ये प्रॉब्लम हो किसी कंपनी के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर के एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो ज्यादा है, तो गोल क्या रखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं, गोल क्या रखा जाएगा बताओ, बोलो भाई। अब आपको समझ आ गया कहां से पूछ रहा हूं, जल्दी पहुंच जाएगा ना, पहुंच गए ना, तैयारी अच्छी हो जाएगी। मेरा मकसद भी यही है, अच्छी तैयारी करवाना। तो इस केस में आपका गोल क्या होगा, यस ये गोल होगा आपका सी। आप क्या करोगे, स्टाफ रिटेंशन को इंप्रूव करोगे। अब इंप्रूव करने का मतलब क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस। इस जगह पे क्या है, लेस देन 3 एम्प्लॉय लिविंग। अब देखिए अगर आपको लेस देन 3 एम्प्लॉय, इसका मतलब है कि टर्नओवर रेशियो बहुत इसका ठीक हो गया। कैसे, पहले मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, मोस्ट विद इन, मोस्ट का मतलब क्या है, मोस्ट कब इस्तेमाल हम करेंगे, जब 60-70% लोग जो साल में छोड़ के जाते हैं। अब उसको इतना रिड्यूस कर दें, कितना के 6 महीने में 3 जाए तो बेहतर हो गया ना। क्या करना पड़ेगा, ये हमारा गोल है, कैसे हासिल करेंगे इस गोल को, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो भाई। MEL मेल कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द कंट्री। Because of the delay in production and lack of shippers, they are unable to supply the products on agreed time. As this inefficiency may cause the reputation risk, therefore the BOD meeting is held to discuss the issue. BOD decides to set specific goals, again goals of improving efficiency. With which of the following goals the company may achieve its efficiency goal? अब ये क्या है, आखिरी वाली बात थी, आखिरी वेरिएबल इस टेबल के अंदर था, राइट। कौन सा, एफिशिएंसी का। और क्या चाहिए हमें, गोल, ऑब्जेक्टिव नहीं गोल। तो बताओ क्या करेंगे, गोल क्या क्या होगा इस केस में, क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ाएं।
एफिशिएंसी बढ़ाएं ताकि प्रोडक्शन जल्दी हो, टाइम पे सप्लाई कर सकें। गोल क्या रखेंगे हम? गोल क्या रखेंगे? ऑब्जेक्टिव नहीं, गोल क्या रखेंगे बताओ? इंक्रीजिंग एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग दी शिपिंग टाइम फ्रॉम 5 to 2 days। ये एग्जांपल्स होते हैं, इनको फिक्स नहीं करना। 5 to 2, ये 10 to 3 भी हो सकता था। इस पे आप ना जाएं कि जी क्योंकि बुक में 5 to 2 लिखा है तो हम 5 to 2, एग्जामिनर चेंज कर सकता है उसको, 5 to 4 भी कर सकता है उसको, 5 to 1 भी कर सकता है, मगर असल चीज क्या है कि गोल क्या हो। ठीक है, समझ आ गया बेटा? ओके, नेक्स्ट 78, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट को छोड़ दो, रिक्वायर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, फॉर विच ऑफ द following purpose organization require inputs in the form of resources called factors of production। अब सुनना गौर से, मिला के पढ़ूंगा। for which of the following purpose organizations regardless of whether operated in profit, इसका मतलब है कि वो for profit हो या not for profit हो, उसे क्या चाहिए? उसे इनपुट्स चाहिए ताकि वो ऑपरेट कर सके। और उन इनपुट्स को क्या कहा जाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो वो क्यों चाहिए, उसे किस पर्पस के लिए चाहिए? बताएं किस पर्पस के लिए चाहिए होते हैं? बिजनेसेस करते क्या हैं? टू एक्सप्लोर माइंस एंड मिनरल्स। चूंकि रिसोर्सेज की बात हो रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो क्या उनको इसलिए चाहिए ताकि वो माइंस एंड मिनरल्स के लिए हो, या टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, या टू स्टोर गुड्स एंड सर्विसेज, या नन ऑफ अबव? बताएं क्या होगा, क्यों चाहिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? क्यों चाहिए बताओ, क्यों चाहिए बेटा? बताएं क्यों चाहिए? करेक्ट, हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। अल्टीमेटली बिजनेस का पर्पस क्या होता है? अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होती है, स्टोर करने के लिए नहीं होती। ठीक हो गया मेरा बेटा? आशिक बेटा अभी इसको देख लो बेटा, आईटीबी को देख लो। 78 के बाद आता है 79। ओके 79, विच ऑफ द फॉलोइंग, गौर से सुनना मेरी बात, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स द मोस्ट ऑब्वियस, देखिए रिमेन्स द मोस्ट ऑब्वियस नेचुरल रिसोर्स। रिमेन्स इसलिए कि बिजनेस चेंज होता रहा है, चेंज, पहले एग्रेरियन था, फिर इंडस्ट्रियल फर्स्ट मशीन एज आ गई, फिर आपकी नॉलेज इकोनॉमी आई, अब कहा जाता है सेकंड मशीन एज आ रही है। सुनो मेरे बच्चों, सेकंड मशीन एज शुरू हो चुकी है, जिसमें जो मशीन होगी ना वो डिसीजंस भी लेगी। पहले डिसीजंस नहीं लेती थी, सिर्फ मूवमेंट करती थी, ठीक है, उसको डिसीजन करने वाला इंसान होता था, वर्कर होता था। अब वो मशीन डिसीजन लेगी क्योंकि एआई, वेलकम टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकंड मशीन एज स्टार्ट हो चुकी है। मगर फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद व्हाट रिमेन्स, चेंजेस होती हैं, मगर फिर भी मोस्ट ऑब्वियस नेचुरल रिसोर्स दैट इज कॉमनली यूज्ड बाय बिजनेसेस टू प्रोड्यूस गुड्स, कौन सा होगा? आग, पानी, हवा जैसे होते हैं ना, ये वाला बताओ कौन सा होगा? इस केस में क्या होगा? वाटर, एयर, ऑल ऑफ द अबव। तो मोस्ट कॉमन तो नहीं हुआ ना, सारे कॉमन हो गए। नाउ यस, ए, द पेरेंट ऑप्शन इज ए, दिस इज द करेक्ट। लैंड इज द मोस्ट कॉमन, राइट? अभी तक हम चांद पे नहीं पहुंचे, इस वजह से लैंड रिमेन्स द मोस्ट कॉमन नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, जब हम पहुंच जाएंगे चांद पे और वहां पे प्रोडक्शन शुरू करेंगे, वहां के नए मिनरल्स होंगे, सब कुछ वहां का होगा, हम कहेंगे फिर लैंड नहीं है, फिर मून है। ठीक है, फिर हम उसको भी कोई नाम दे देंगे। नाउ लेट्स मूव टू, ताहिर ये अलग डिबेट है बेटा, आज नहीं करेंगे इसको। 80 क्या है? ह्यूमन रिसोर्स आर द पीपल, गौर से सुनना बेटा, ह्यूमन रिसोर्स आर द पीपल हु आर एबल टू परफॉर्म वर्क फॉर अ बिजनेस, करेक्ट? दे मे कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन बाय यूजिंग देयर फिजिकल एबिलिटीज, राइट? ह्यूमन रिसोर्स आर द पीपल, और क्या होता है? कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन by using their physical ability. Which of the following may be considered as their physical ability? भाई ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है? उसकी फिजिकल एबिलिटी यूज होती है ना, ठीक है? बताएं which of the following is their physical ability? ह्यूमन रिसोर्स के लिए दो एबिलिटीज होती हैं, ठीक है, एक फिजिकल एक मेंटल। हमने यहाँ किस पे फोकस रखा है? फिजिकल पे, ठीक है? जो लेबर होती है वो क्या करती है? लेबर क्या करती है? फिजिकली तो होती है, फिजिकल एबिलिटी तो होती है। तो बताएं which of the following, which of the following may be considered their physical? Motivating factory workers, working in a factory to construct a product,
प्रिपेयरिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स, none of the above, no, बताएं which of the following is correct? yes, B is the correct, क्योंकि फिजिकल जो काम होगा, एक्चुअल काम करना, वो तो बी में, ठीक है। ओके, नाउ बेटा बताइए, चीजें समझ आ रही हैं, बताइएगा। शगुफ्ता, वर्किंग, ये है वर्क, एक्चुअल काम, लेबर का काम, काम कर रहे हैं कहां पे? फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ताकि कोई प्रोडक्ट बनाए, तो ये उसका एक्चुअल फिजिकल काम है ना। बंदा जाएगा, लाइन में खड़ा होगा, फैक्ट्री की जो लाइन होती है, प्रोडक्शन लाइन, ठीक है, गाड़ी आती है, दरवाजा लगाया, व्हील लगाया, कलर किया, सारी चीजें हुई, तो ये क्या है? ये वर्क है ना, ये क्या है? फिजिकल एबिलिटी है, ठीक। एक होता है मेंटल एबिलिटी, ठीक है, एक होता है मेंटल एबिलिटी जिसमें सिर्फ माइंड की एबिलिटीज, उस पर भी आ रहा हूं, उसमें भी चीजें आएंगी, मगर राइट नाउ जो इसका 80 नंबर पे था वो इस फिजिकल एबिलिटी पे था। इसी ये शाहगुल है बेटा, इस लेबर को ही तो फिजिकल कहा जाता है बेटा, यही तो लेबर ही तो फिजिकल है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स का काम हायरिंग नहीं है, ये बात अस्करी बेटा देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है। फिर ह्यूमन रिसोर्स का काम, मेरा बेटा सुनो, ह्यूमन रिसोर्स कहते किसको है मेरा बच्चा? ह्यूमन रिसोर्स उन 4 लोगों को नहीं कहते जो सबको तंग करते हैं, टाइम पे आओ, ठीक है, सैलरी काट देंगे, ये कर देंगे, परफॉर्मेंस रिव्यू, ये सारा जो काम करते हैं ना, जिसको HR कहते हैं मेरा बेटा, ये HR विंग है, ये HR नहीं है। HR विंग में जो 3 लोग होते हैं ना, अपने रिकॉर्डिंग भी हो रही है और तो मेरे बच्चे भी हो, तो मैं कुछ बोल नहीं चाहता, ये वो लोग हैं जो बीप 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 कर रहे होते हैं लोगों को, ठीक है, बीप बीप जिसमें आवाजें होती हैं। तो HR वाले जो होते हैं, जो तंग करते हैं, ये तो 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, इनका काम थोड़ी है। असल हम जिस HR की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है? सुनो, ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है? वो लोग जो काम करें, लेबर, सारे लोग जो एक्चुअल काम कर रहे होते हैं, सारे लोग। ये जो 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 कम्युनिज्म का कोई जमाना था, कम्यून का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? वर्कर, वर्कर, ठीक है ना, वर्कर्स रेवोल्यूशन, आज भी बोलते हैं ना वर्कर कन्वेंशन, आता है ना मुख्तलिफ पार्टीज का, भाई का भी आता है क्या? वर्कर कन्वेंशन। तो जो वर्कर्स होते हैं, इसी को तो ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। क्यों? एक 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 बिजनेस को क्या चाहिए? सुनो तवज्जो से मेरी बात, बिजनेस को क्या चाहिए? एक आइडिया था, मैंने जो तेल बनाने का आइडिया दिया, तो क्या करूंगा मैं? कोई टैक्स ऑफिस छोड़ के, तुम्हें पढ़ाना छोड़ के, क्या वो जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जाऊंगा कि सर की तरह? यार सर की क्लास थी, नहीं यार सर तारीख तो नहीं हो ना, वो काले पहाड़ पे गए। अरे यार सर तारीख तो नहीं हो, क्यों गए काले पहाड़ पे? कहते वो यार जड़ी बूटी ढूंढने गए जिससे बाल उगाते। तो वो मैं काम थोड़ी करूंगा, वो तो लेबर का काम होगा ना। इसी लेबर को बेटा, इसी लेबर को क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। प्लीज करेक्ट योर कॉन्सेप्ट बेटा, करेक्ट योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मुझे काले पहाड़ पे नहीं भेजना प्लीज, ठीक है। आगे बढ़े, ओके चलो फिर एक काम करते हैं, मैं 80 तक आ चुका हूं। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, राइट? ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। लेक्चर टाइम बेटा 9 बजे तक है, जब तक मैं चाय खत्म करूं। सही बात है। नहीं नहीं रोहान 10 मिनट नहीं बेटा, 10 मिनट नहीं, चलो भाई रोहन, तुम्हारी बात मान लेते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, चलो बीच का रास्ता कर, चलो भाई, अच्छा अच्छा चल ठीक है बेटा। तो मैं अभी ब्रेक कर रहा हूँ, एक शॉर्ट ब्रेक कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से पानी वानी पिए, वापस आ जाए, फ्रेश हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा आगे, चलो क्लास को थोड़ा आगे ले जाऊंगा, मगर 9 to, बेटा वो हमने ना थोड़ा सा टाइम जब क्लास का रखते हैं, थोड़ा सा आगे करके इसलिए रखा है कि नीड बेसिस पे, कि अगर मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ा ना, तो तुम ये नहीं बोलो सर क्लास आगे लेके गए, नहीं, इसलिए मैं 9 तक रखता हूँ, थोड़ा सा आगे रखने के लिए वो मार्जिन रखता हूँ, ठीक है ना। तो हम इसको क्या टाइम हो रहा है मेरे पास? 8। जी अस्सलाम वालेकुम, आ गए बेटा ब्रेक करके, स्टार्ट करें वापस? अच्छा मोहम्मद रजा, बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं सिर्फ इस MCQ में आपको बता दूं,
अलिशबा कोई बात नहीं है, एग्जाम का जमाना है, ये तो इतना तो चलता है। ये चलो मैं इसको मिटा के पीछे कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब आ गया आपका। अच्छा मेरा बेटा देखें, जो इसमें खास तौर पे एक बात मैं आपको बताऊं, ये वाला जो पोर्शन है इसको काइंडली नोट कर लो कि ह्यूमन रिसोर्सेज कहते किसको हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन एमसीक्यूज को बनाते बनाते हुए जो एक और मकसद मैंने जहन में रखा है वो क्या है कि आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बुक पढ़ के बैठा है, अब वो एमसीक्यूज के थ्रू भी रिवीजन करना चाहता है तो रिवाइज कर ले। ये जो मैंने अभी अंडरलाइन किया ये वो पोर्शन है जो ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन है। ठीक है, गौर से देखोगे, आर द पीपल हु आर एबल टू परफॉर्म द वर्क, एक्चुअल वर्क जो कर रहे होते हैं ये लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, परफॉर्म द बिजनेस दे आर, दे मे कंट्रीब्यूट, कैसे काम कर रहे होते हैं, ये दो तरीके से कर रहे होते हैं, फिजिकल एबिलिटीज और मेंटल के थ्रू। तो उसमें आगे बात आ रही है, चलें स्टार्ट करें बेटा। नेक्स्ट क्या है, थैंक यू बेटा लुकमान, थैंक यू ताहिर। चलो बेटा नेक्स्ट 81, ओके लेट्स डू इट। 81 क्या है, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स enable the business to produce enable the business to produce more goods and services with the available factors of production, choose the most appropriate option। बताएं। अब इस पे समझने की बात क्या है, समझने की बात ये है कि ऐसा फैक्टर जो बिजनेस को विद अवेलेबल, जो भी उसके पास लिमिटिंग फैक्टर है, क्या अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी अवेलेबल हैं, और उसमें क्या करना है, मोर प्रोड्यूस, क्या करना है, मोर गुड्स और सर्विस। तो क्या कहेंगे इसको, बताएंगे क्या होगा, विच ऑफ देम इज करेक्ट, बताओ। एफिशिएंसी, बी इज करेक्ट, एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का ताल्लुक फाइनेंस का ताल्लुक अपनी जगह, बट आप अगर गौर से देखोगे तो विद अवेलेबल, भाई देखो एक बात सुनो, जिसने कहा ना फाइनेंस या जिसने कहा ऑल ऑफ अबव, बेटा देखो जब मेरे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है तो फाइनेंस थोड़ी चाहिए। हमें बताओ चाहिए फाइनेंस, नहीं भाई, जब अवेलेबल हो चुके मेरे पास तो अब आपके पास विद अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोर कैसे प्रोड्यूस करोगे, समझ आई मेरा बेटा, समझ आई। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या फर्क है, इफेक्टिवनेस कहते हैं कि एक चीज रिजल्ट प्रोड्यूस करे, रिजल्ट प्रोड्यूस करे, ठीक है, मगर यहां पे रिजल्ट की बात नहीं हो रही। एफिशिएंसी क्या है, द वे द रिजल्ट इज प्रोड्यूस्ड, कहता है ऐसा क्या किया जाए कि मोर हो। तो मोर का ताल्लुक किससे होगा बेटा, एफिशिएंसी से होगा। समझ आ गई बेटा। लुकमान देखो बेटा, फाइनेंस की बिल्कुल जरूरत है, मगर इस एमसीक्यू को तुमने लिफ्ट नहीं कराई, प्लीज उसको लिफ्ट कराओ। एग्जामिनर को लिफ्ट नहीं कराओगे वो तुम्हें लिफ्ट नहीं करा देगा, समझो। आप बने हुए सवाल को चेंज क्यों कर रहे हो, कहां लिखा है कि हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, अवेलेबल है दादा, अवेलेबल है, विद द अवेलेबल हमने काम करना है। ठीक है, विद द अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई भाई, लुकमान क्लियर है, आगे बढ़े। 82, ओके 82 क्या है, ह्यूमन रिसोर्स आर द पीपल हु आर एबल टू परफॉर्म वर्क फॉर बिजनेस, they may contribute to production by using their physical as well as, आगे बढ़ गया मैं, पिछले एमसीक्यू को मैंने यहां तक रखा, अब आगे बढ़ गया कि कैसे कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल एज वेल एज मेंटल एबिलिटीज, दोनों होती हैं, राइट। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स में सिर्फ लेबर नहीं आती, मैनेजमेंट भी तो होती है जो ह्यूमन रिसोर्स में, वो लोग जो काम कर रहे हैं तो सिर्फ क्या वर्कर होंगे, नहीं सारे लोग होंगे। तो कुछ अपनी फिजिकल और कुछ अपनी मेंटल एबिलिटीज के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। वर्क ये की अल्फाज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जिस बिजनेस, वो जो तेल बनाने का काम कर रहे हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको प्लान करना, उसको एक्सिक्यूट करना, ये ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है। अब मुझे बताएं क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड a mental ability, working in a factory to construct a product, proposing a change in the product design, proposing a plan for business diversification, या all of above। अब सवाल क्या है, which of the following is not considered a mental ability। तो ऑब्वियसली बात क्या है, this is the correct answer, क्योंकि ये मेंटल नहीं फिजिकल है।
दो था ना क्या, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज। तो ये तो क्या था, अभी तो हमने पढ़ लिया, अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये फिजिकल एबिलिटी होती है, मेंटल नहीं। ठीक है, दोनों चाहिए, मगर सवाल जब बनेगा तो उसकी कॉन्टेक्स्ट में हम जवाब देंगे। ठीक है। 83, इफ फिजिकल एबिलिटीज आर नॉट यूज्ड, गौर से सुनना, human resources may contribute to production by using their mental abilities alone, such as motivating other employees, etc. Is this statement true or false? Is this statement true or false? True or false? अब एक बात जरा गौर से देखो, क्या क्या बोला है मैंने, अगर वो नहीं होता कि जी अगर एक जिन हो और उसको कहा जाए कि जी बताओ, कहता है मेरे आका हुक्म कर, तो हम उसे कहते हैं प्रोडक्शन कर, तो वो क्या कहेगा, प्रोडक्शन, हो गई प्रोडक्शन। ऐसे तो जिन ही काम कर सकता है कि उसकी क्या हो, फिजिकल एबिलिटीज यूज ना हो और सिर्फ मेंटल एबिलिटीज से, ठीक है, हमने सोचा हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। हम इंसान हैं, ठीक है, कोई जिन नहीं है, कोई सुपर नेचुरल नहीं है, हमें फिजिकल एबिलिटीज और मेंटल एबिलिटीज दोनों चाहिए। अभी तो हमने पढ़ा था कि दोनों के बाद क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनती है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, और जिसने यस लिखा था वो हमारे एग्जाम के लिए नहीं, वो जिनों के आईकेप के लिए करेक्ट था। जो जिनों का आईकेप होगा ना, उसमें जो पेपर आ रहा होगा ना, उसमें लिखा होगा हाँ फिजिकल एबिलिटी की हमें जरूरत नहीं, हम तो ऐसे ही चीजें बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अब टेक्नोलॉजी कौन बनाता है, टेक्नोलॉजी मेरा बेटा, वो भी तो फिजिकल एबिलिटी होगी ना उसमें। ठीक है, नेक्स्ट 84। अच्छा 84 क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द पीपल हु कंबाइन the inputs of natural resources, labor, capital to produce goods or services with the intention of making a profit or accomplishing a not for profit goal। प्रॉफिट के लिए या नॉट फॉर प्रॉफिट गोल हासिल करने के लिए, बताएं इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स, बोलो मेरे बेटा, ट्रू और फॉल्स। अब जिसने बोला ट्रू, जिसने बोला ट्रू वो खुश हो जाए, और खुश इसलिए हो कि मेरा बेटा तुमने अभी तक सही पढ़ाई नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जवाब इनकरेक्ट है। अब मुझे गलती ढूंढ के दिखाओ कि सर टीटी क्यों बोल रहे हैं कि मेरा जवाब इनकरेक्ट है। किताब मैंने खोली नहीं है, इसीलिए तुझे एमसीक्यू, तुझे बेटा पेपर पास कराएंगे, रिवाइज भी हो रहा है सब कुछ, बताओ इसमें। हाँ शाबाश, जिंदा, ओहो गुड 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 अनुषा। और ये ओप्पो जिसके पास है ना, ओप्पो A54, मेरे पास नहीं है यार, मुझे तुमसे जेलसी हो रही है। ठीक है, जवाब तुमने बेटा जबरदस्त दिया है यार। ये काम किसका, ह्यूमन रिसोर्स का थोड़ी है, ये तो एंटरप्रेन्योर का होता है, ये तो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट के लिए होता है। ह्यूमन रिसोर्स तो वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं, एंटरप्रेन्योर आर द पीपल, एंटरप्रेन्योर्स आर द पीपल। ठीक है बेटा, बताओ भाई। हाँ, जिसने बोला था उसको शाबाश बेटा, मगर चंद लोगों ने बोला था, ज्यादातर ए थे। ठीक है, आगे समझ बेटा, करेक्ट हो गया, बोलो मेरे बच्चों, करेक्ट हो गया। आगे बढ़े, ये फॉल्स है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ये काम ह्यूमन रिसोर्स का नहीं है, ये काम है एंटरप्रेन्योर्स का। सेट हो गया, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही क्या करता है, प्रॉफिट के लिए या इवन नॉट फॉर प्रॉफिट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गोल हासिल करने के लिए क्या करेगा, वो कंबाइन करेगा किसे, इनपुट्स को, नेचुरल लेबर, कैपिटल को, और सर्विसेज क्या, और इंटेंशन उसका क्या होता है, प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट का जो मेन किसके लिए होता है, एंटरप्रेन्योर के लिए होता है ना, रिस्क तो उसका, रिवार्ड तो उसी का। ठीक है, मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज में बेटा फर्क है। मेंटल का मतलब होता है आप जब प्लानिंग कर रहे हो, तो बिजनेस की जो मैनेजमेंट की स्टेज होती है ना, प्लानिंग स्टेज, आप प्लान कर रहे हो, एक आइडिया आपने सोचा, ठीक है, और आपने खुद उसको जबरदस्त बोला, व्हाट एन आइडिया सर जी, खुश हो गए, मेरा आइडिया बहुत जबरदस्त है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, अगर आप इंशाल्लाह ये सेशन आप कर लो, इसके बाद पेपर दे दो, पेपर पास हो जाए, मैं आपको इंशाल्लाह बिजनेस के बारे में बताऊंगा, बिजनेस करना सिखा दूंगा मेरा बेटा। देखो जिस दौर में तुम रह रहे हो ना, आपको मैं बताऊं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई कैपिटल नहीं चाहिए, बिजनेस चेंज हो चुका है, जस्ट एन आइडिया चाहिए, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए जिसको आप, एक स्टार्टअप्स होते हैं ना, स्टार्टअप्स, छोटा स्टार्टअप होगा, पता नहीं क्या कर देगा बेटा। स्टार्टअप्स फेल भी होते हैं, बट स्टार्टअप्स कामयाब भी होते हैं, और जितने कोई वेस्टर्न कंट्रीज में बिजनेस कर सकता है, हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। मैं खुद भी टेक्नोलॉजी में बिलीव करता हूँ,
ठीक है, मैं खुद भी टेक्नोलॉजी को यूज करता हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे वेंचर्स हैं जिसमें मैं काम करता हूँ, और मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। जब टेक्स्ट पढ़ाता हूँ ना, हमेशा क्या बोलता हूँ कि मेरा जो बच्चा होगा जो तारीख दुनिया से पढ़ता है, वो कभी जॉब नहीं करेगा, वो गुलाम नहीं होगा, वो बिजनेस करेगा। ठीक है, बिजनेस की बात सोचो बेटा, इसीलिए इस सब्जेक्ट को मैं एंजॉय करता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस सिखाएगा तुम लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्स, बिल्कुल, किसने बोला ह्यूमन रिसोर्स प्रॉफिट के लिए होता है? ह्यूमन रिसोर्स सैलरी के लिए होता है। मेरा बच्चा गौर से सोच, ह्यूमन रिसोर्स ला, हाँ, दे वर्क सो दैट एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट हो। बता, सही बताया कि नहीं बताया बेटा? ह्यूमन रिसोर्स काम करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, वर्क करना मेंटल और फिजिकल उसका काम है, ताकि वो प्रॉफिट बनाए एंटरप्रेन्योर के लिए। अपने लिए तो सैलरी होगी ना। सही बोला कि नहीं बोला बेटा? आगे बढ़े। ओके चलो बेटा, नेक्स्ट, शेयर होल्डर। किसने बोला शेयर होल्डर एचआर है भाई? शेयर होल्डर एचआर कैसे बन गया मेरा बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर में बी अ लीगल बॉडी, एंटरप्रेन्योर में बी अ लीगल बॉडी। जब हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल बॉडी का मतलब अगर आपका सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनीज भी तो बिजनेस करती है ना। इन अदर वर्ड्स, कंपनी भी तो एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं। ठीक है, इस सेंस में आपकी बात दुरुस्त है, मगर अगर फर्दर डिटेल बताओ तो मैं एक्सप्लेन करूं। नेक्स्ट बेटा 85, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इन्वॉल्व्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप? बताओ, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है? क्रिएशन ऑफ अ बिजनेस आइडिया, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्क, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव, बोथ। क्यों भाई? देखिए, आइडिया और रिस्क, रिस्क टेकिंग दोनों होता है। ठीक है, 86, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एंटरप्रेन्योर्स आर लाइकली टू लूज? देखो, नॉट नेसेसरली लूज, समटाइम्स यस, बट लाइकली टू लूज। व्हिच ऑफ द सिचुएशन एंटरप्रेन्योर को लॉस हो सकता है ना? उसने जो पैसे लगाए वो बिजनेस में, तो अभी हमने बात क्या की, रिस्क होता है, एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है। तो बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एंटरप्रेन्योर्स आर लाइकली टू लूज मनी? ए, इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स करेंगे तो पैसे लगेंगे, और पैसे जा रहे हैं तो लॉस होगा? नहीं, किसने बोला पैसे जाएंगे? तो इंपोर्ट कर रहा हूं तो चीजें मंगा रहा हूं तो बेचूंगा तो प्रॉफिट कमाऊंगा ना, लॉस थोड़ी होगा। दूसरा क्या है? ओवर एस्टिमेटिंग पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, ओवर एस्टिमेटिंग लॉस, अरे यार लॉस हो जाएगा, पैसे ही ना लगाओ। ठीक है, नन ऑफ द अबव। अब जरा गौर से सुनना, सबसे बड़ी चीज क्या है बिजनेस में लॉस होने की? एंटरप्रेन्योर क्या करता है? ओवर एस्टिमेट करेगा प्रॉफिटेबिलिटी। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को भी कोई चीज होती है कि नहीं होती? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी किसी जानवर का नाम है कि नहीं है? एक जगह आपने प्रॉफिटेबिलिटी, आपने कहा जी हाँ मैं लगाता हूं, मैं मिसाल देता हूं आपको, मैं 2 करोड़ रुपए लगाऊंगा और उसके बाद 3 साल में 10 करोड़ रुपए निकल आएंगे। पता चला 2 करोड़ रुपए लगाए, अगले 3 साल में 6 लाख रुपए भी नहीं निकले। ठीक है, तो ये जो ओवर एस्टिमेट कर देते हैं ना पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को, ये जो इनिशियल स्टेज होती है वहां पे थोड़ा सा डिस्काउंट करना होगा, डिस्काउंट करना चाहिए होता है, कम करके सोचना होता है। ठीक है, ऐसे कि अगर आपने पैसे लगा दिए और आपने सोचा था कि जी यहाँ पे ओवर एस्टिमेट, यहाँ पे आइडिया क्या है? ओवर एस्टिमेटिंग किस चीज को मेरा बेटा? पोटेंशियल को, पोटेंशियल कि यहां से कितना रिटर्न आ सकता है, किसका? प्रॉफिटेबिलिटी का। तो जब आपने एक बिजनेस है, उस बिजनेस में एक मिसाल देता हूं मेरा बेटा आपको, मैं अगर आज के जमाने में एक, आज के जमाने में अगर मैं मिसाल ले लें बेटा, वो जो 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 पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग, टिन पैकेजिंग, आपने देखा टिन पैकेजिंग? जो टिन पैकेजिंग होती है उसमें क्या करते हैं, डिब्बे में चीजें आती हैं, और डिब्बे को पहले खोलने के लिए क्या करना पड़ता है? छुरी लगा के मारो, उसको खोलो। टिन पैकेजिंग का काम करता हूँ इस जमाने में। तो टिन पैकेजिंग में मैं सोचता हूँ यार देखो भाई, टिन के पैकेजिंग में क्या होता है, मैं सोच क्या रहा हूँ, मेरी सोच क्या है, मैं यार टिन पैकेजिंग में तो चीजें लंबे टाइम तक चलती हैं, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मैं अगर ये गुड्स, ये प्रोडक्ट, ये वेजिटेबल, ये फ्रूट अगर उसमें डाल दूंगा, इतने टाइम तक चलेगी, लोग वाह वाह, लोगों के लिए तो होगा। पता चला कि इस दौर में कौन छुरी उठाता है, कौन उसको मारता है और उसके बाद खोलता है, वो कहते हैं छोड़ो यार, एक काम आप क्या लगा दें, ऐसी पैकेजिंग दे दो, चाहे वो पेपर की हो चाहे वो प्लास्टिक की हो, कि उसके अंदर इवन वो क्या है, हमें हाथ से हाथ लगाए खुल जाए। ठीक है, तो बात यह है कि अगर
आप पैसे लगाएंगे, एंटरप्रेन्योर रिस्क ले रहा है तो उसको लॉस हो सकता है ना। लॉस होने की मेन वजह क्या होगी? देखिए यहाँ ना लॉस इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ओवर एस्टिमेटिंग पोटेंशियल को इसलिए लिंक किया क्योंकि ये रीजन बनता है। ठीक है, चलो इसको देखो, वही एमसीक्यू। फिर दूसरी चीज, क्योंकि आपकी बुक के हिसाब से बनाना है ना, मैंने उसमें 2 चीजें लिखी थी, उसके हिसाब से बनाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एंटरप्रेन्योर्स आर लाइकली टू लूज मनी? चलो भाई, ऑप्शन चेंज, मैनेजिंग बिजनेस पुअरली, इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स, ओवर एस्टिमेटिंग लॉस, नन ऑफ द अबव। बोलो भाई यस। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस की कोई एक वजह नहीं है जो मैंने 86 पे बताया, 87 पे भी तो है, और भी हो सकती हैं। तो बात याद रखना मेरा बेटा, जब आपको एमसीक्यू को देखो तो उसके लफ्जों के अंदर रहते हुए, उसकी कंटेंट के अंदर रहते हुए तुमने करेक्ट आंसर को ढूंढना है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। 88, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम द फर्म दैट चार्जेस टू मच प्राइस, फर्म क्या कर रहा है? टू हाई प्राइसेस चार्ज कर रहा है फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग में फेल बिकॉज द कस्टमर्स विल स्विच टू कंपेटिटर्स। अब सवाल आपसे किस चीज पे है? सवाल मेरा बेटा आपसे है इकोनॉमिक सिस्टम पे। कौन सा ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें ये हो सकता है? कहां होगा ये? मिक्स्ड इकोनॉमी में होगा, कैपिटलिज्म में होगा, फ्री मार्केट में होगा, नन ऑफ द अबव होगा। तो बात ये है बेटा, ये टर्म्स जरा मिलते जुलते हैं, ऑब्वियस ही बातें हैं, बट करेक्ट आंसर इज फ्री मार्केट। हाँ, फ्री मार्केट, राइट। फ्री मार्केट में क्योंकि क्या होगा, स्विच मारना बड़ा आसान होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, एंट्री आसान है। आप एक चीज बना रहे हो 10 रुपए की और आप 10 रुपए में ही उसको सेल करना चाहते हैं, जबकि वही प्रोडक्ट अगर कंपेटिटर आपका 7 रुपए में बेच रहा है तो कस्टमर स्विच हो जाएगा। ठीक है, मगर कब वो कस्टमर स्विच होगा? जब उसको वो अल्टरनेटिव तो मिले। अल्टरनेटिव इसका मतलब मार्केट में एंट्री आसान है, मार्केट कैसा है, उसमें एंट्री बैरियर्स नहीं है। तो कहां पे ये एंट्री बैरियर्स नहीं होंगे? जब फ्री मार्केट हो ना। आइडियली देखा जाए तो फ्री मार्केट इज द करेक्ट आंसर, बट कैपिटलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी भी वो गलत नहीं है, मगर आइडियली फ्री मार्केट, राइट। ठीक है बेटा, आइडियल बात हम कर रहे हैं फ्री मार्केट की। ओके यस, नेक्स्ट 89, हु आर नॉट referred to as stakeholders, who are not stakeholders, those who have interest in the company, those who can influence the company, those who are affected by। ये तो सारे फीचर किसके हैं? ये तो सारे स्टेक होल्डर के हैं। इसका मतलब क्या है? द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ अबव। स्टेक होल्डर में तो ये सारी चीजें होती हैं। स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट भी होगा, उसको इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, वो अफेक्ट भी होता है। ठीक है मेरा बेटा। 90, for which of the following reasons some stakeholders are categorized into groups of people with a similar interest? सिमिलर इंटरेस्ट हम कहते हैं ना, कैटेगराइज कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। स्टेक होल्डर कौन सा है? ये गवर्नमेंट है। स्टेक होल्डर कौन सा? एम्प्लॉइज हैं। ये हम क्यों करते हैं? बिकॉज क्या, क्यों? बिकॉज वो ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स की? स्टेक होल्डर की ग्रुपिंग आपने देखी ना, ये क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, ठीक है, गवर्नमेंट। ये स्टेक होल्डर क्यों बनते हैं? क्यों? बिकॉज दे रियरली हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, because they often have a common interest, because they never have a common interest, or none of the above। क्यों कैटेगरीज बनती है मेरा बच्चा? बताओ क्यों? क्योंकि they have a common interest। इसलिए सारे एम्प्लॉइज एक तरफ, ठीक है, सारे डायरेक्टर एक तरफ, सारे नॉन एग्जीक्यूटिव एक तरफ। हर किसी का अलग अलग स्टेक होता है, हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। ग्रुपिंग में इसलिए हम डालते हैं बिकॉज दे हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, एक ग्रुप का इंटरेस्ट में नॉट नेसेसरली बी सेम इज द इंटरेस्ट ऑफ द अदर वन। ठीक है, मगर उनका आपस में तो सेम होता है, इसलिए हम उनको ग्रुपिंग करते हैं। 91, हु आर नॉट कंसिडर्ड अ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या? नॉट शेयर होल्डर, पीपल हु हैव परचेज्ड कंपनीज डिबेंचर, पीपल हु हैव परचेज्ड कंपनीज शेयर्स, पीपल हु रिसीव डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी, एंड ऑल ऑफ द अबव। बताओ कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? अगर मैं कंपनी के शेयर्स परचेज करूं, शेयर होल्डर, कंपनी से डिविडेंड लूं, क्यों? क्योंकि शेयर्स थे। तो इसका मतलब क्या है? डिबेंचर जो होते हैं वो शेयर होल्डर ना होना जरूरी नहीं है। डिबेंचर कौन लेते हैं? बताओ क्या बनूं? इस क्लास को क्या बनूं जो ए पे है? क्या बोलना चाहिए इस क्लास को? बोलो भाई, कोई नाम दो उसको। लेंडर्स, ठीक है, लेंडर्स, राइट। करेक्ट आंसर इज ए। 92,
Which of the following is the act of creating, organizing and managing a business? Creating, organizing, मैनेजिंग, बताओ क्या है भाई ये सारे? फिर क्रिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग। देखो एक बात समझना, जब हम एक आइडिया लाए, आइडिया क्या था? तेल बनाना, तो ऐसे हमारे आइडिया सोचने से हो जाएगा? नहीं, उसे हमें ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, उसके रिसोर्सेस जमा करने पड़ेंगे, लोग हायर करने पड़ेंगे, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, जगह रखनी पड़ेगी, और उसके बाद उसको चलाना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो कौन काम करता है? कौन सा ग्रुप है जो काम करता है? ये इसके लिए द मोस्ट सूटेबल वर्ड इज व्हाट? ये एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्ट आंसर इज एंटरप्रेन्योरशिप। इट्स नॉट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम सिर्फ एक है। देखो इसको आइसोलेशन में लेते हैं कि मैनेज कौन करता है बिजनेस को, तो मैं बोलता मैनेजमेंट। मगर यहां मेरा बेटा क्या है कि मैनेजमेंट का काम भी ऑर्गेनाइज करना, क्रिएट करना, ये सब काम किसके होते हैं? एंटरप्रेन्योर के होते हैं, ओनर्स के होते हैं। डिबेंचर ताहिर कहते हैं एक ऐसा, चूंकि ऑब्वियसली बात है अभी आगे चल के आप पढ़ोगे, ये लोन का एक तरीकेकार है। लेंडर्स, जब देखिए मैं मिसाल दूं तुम्हें, मैंने कंपनी को दिए पैसे, कंपनी ने मुझे वो पैसे लौटाने हैं, मगर मैं उसका शेयर होल्डर नहीं हूं, तो उस पे कंपनी से मैं क्या चार्ज करूंगा? इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो कंपनी उसके लिए मुझे एक डॉक्यूमेंट साइन करके देगी कि जी तारीख तो इन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए दिया और इसका इतने % हम रिटर्न देंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इट कैन बी टर्म्ड एज अ डिबेंचर। ये डिबेंचर भी इशू होते हैं, डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं कि जी हम कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है। आओ, एंग्रो ने एक दफा इशू किया था रुपया सर्टिफिकेट। आओ भाई, रुपया सर्टिफिकेट, तो 1 रुपया सर्टिफिकेट की इतनी वैल्यू होगी और तुम्हें इतना रिटर्न दिया जाएगा, मार्केट से भी कुछ % ऊपर दिया जाएगा। तो ये इस किस्म के जो डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट, उसको डिबेंचर कहा जाता है। समझ आ गया बेटा? देखिए एक बात समझिए हसन बेटा, एंटरप्रेन्योर एक कैटेगरी है, उस एंटरप्रेन्योर्स में लीडरशिप स्किल हो कि ना हो अलग बात है। समझना मेरी बात, लीडरशिप क्वालिटीज हो कि ना हो। मैं एक बात बताऊं तुम्हें, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेस, ये बात सुनना हसन तुम्हारे लिए मेरे बेटा। किसने सवाल किया था ये? हसन, सुनो बेटा, ये ना बड़े बड़े बिजनेस हैं बेटा, उनके ओनर को देखोगे ना तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो साइकिल पे घूम रहा है, यार इसको तो कुछ ये तो कुछ ये, कुछ पीछे से देखोगे अरबपति होगा। लीडरशिप क्वालिटी कुछ नहीं होगी उसमें, नहीं भाई भाईजान, उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं। एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ा होगा, ऐसा आइडिया सोचेगा ना और ऐसी इंप्लीमेंटेशन करके बैठा होगा ना कि तुम सोचते रह जाओगे। आप बड़ी बड़ी लीडरशिप की क्वालिटीज लेके बैठोगे, ठीक है, बड़ी बड़ी जी टाई लगा के, और कहोगे जी मेरे जैसा कोई लीडर नहीं है इस मुल्क में, अगर मैं होता तो मुल्क को बिल्कुल सीधा कर देता। इमरान खान नहीं कर सका, मैं कर देता। बेटा लीडरशिप होना जरूरी नहीं है, लीडरशिप हो तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग ही चीज है। एंटरप्रेन्योर एक कैटेगरी को कहते हैं। समझ आ गई बेटा? तो एंटरप्रेन्योर्स में लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, लीड करना, लीड लीड, ठीक है, लीड करना। मगर एंटरप्रेन्योर्स क्या कर सकते हैं? सुनो एक बात, बड़ी पत्ते की बात सुनो, एंटरप्रेन्योर्स लीडर्स को हायर कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं कि चलो मुझे नहीं है ना, ये लो सीईओ, ये लो सीएफओ, ये लो सीईओ, मैं हूं एंटरप्रेन्योर। एक आइडिया सोचा वही तेल बनाने का, मेरे पास क्या है? इन्वेस्टमेंट है। मैंने क्या किया? चल भाई मार्केट से सबसे अच्छा लीडर उठा, आजा भाईजान, चला इन सबको। आई समझ? तो डिफरेंस है मेरा बेटा, डिफरेंस है, डिफरेंस है। आई बात समझ? मैनेजमेंट इज नॉट द करेक्ट आंसर, leadership is not the correct answer, entrepreneurship is the correct answer. 93, entrepreneurs are critical to the development of new business. क्यों भाई न्यू बिजनेस? बिकॉज देयर एम इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हो सकता है, यस, बिकॉज दे आर कंसर्न्ड अबाउट द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। हाँ हाँ, व्हाई नॉट? बिकॉज दे क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स एंड डिजायर्ड। अब तो बात क्या है, आपने ना तवज्जो से लफ्जों को पकड़ना है, लफ्जों को समझना है, तो आपको करेक्ट। क्रिटिकल मेरा बेटा, अगर इस लफ्ज को तुमने छोड़ दिया ना तो तुम सही नहीं। डेवलपमेंट ऑफ, फिर तुमने इस लफ्ज को छोड़ दिया ना मेरा बेटा, गलत जगह पहुंच चुके। तो भाईजान देखो, न्यू बिजनेस ये तो पुराना बिजनेस होता है ना, जिसमें हम तो कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। तो आप ऑप्शन ए में कह रहे हो बिकॉज देयर एम इज टू मैक्सिमाइज, तो कैसे कनेक्शन नहीं बना? बिकॉज दे आर कंसर्न फॉर द ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ, तो उस वक्त होना जब बिजनेस पुराना हो। आई समझ? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बिकॉज दे क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स। वो न्यू, क्योंकि देखो सवाल क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? आर क्रिटिकल फॉर न्यू बिजनेस। एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, तो नए आइडिया सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो नई प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कस्टमर्स को चाहिए। क्योंकि देखो सक्सेस का ना, एक मैं बात बताऊं आपको,
सक्सेस इज बिजनेस, सक्सेस इन बिजनेस, सक्सेस इन बिजनेस के लिए एक चीज मेरे से सुन लो, बस एक चीज सुन लो मेरे से। अगर तुम अपने एरिया में, अपनी जहां पे तुम रहते हो, अगर वहां उस एरिया में कोई नीड आइडेंटिफाई कर लो, कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो, कोई इनकन्वीनियंस आइडेंटिफाई कर लो, और वहां तुम वैल्यू ऐड करो, ऐसी चीज तुम प्रोवाइड करो जो वहां उन लोगों के लिए आसानी पैदा करेगी, वैल्यू ऐड करे। ये जो लफ्ज है ना, वैल्यू ऐड करना, बहुत बड़ी फिलॉसफी है। आप वहां सोचो कि प्रॉब्लम क्या था जो मैं सॉल्व करूं, बेटा अरबपति बन सकते हो। ये नहीं समझना कि जी मैं तो गरीब का बच्चा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मेरा बेटा वो दौर खत्म हो गया जिसमें बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। अब इन्वेस्टमेंट की इतनी जरूरत नहीं है। आपकी एक बात देखो, उबर, करीम, ठीक है, आप उठा के देखेंगे डिजिटल जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, अब उबर के पास अपनी गाड़ियां कितनी, बोलो भाई, उबर के पास अपनी गाड़ियां कितनी, एक भी नहीं, वो तो मोबाइल ऐप है। ठीक है, सबसे बड़ी जो कार कंपनी या जिसको कहते हैं ना वो टैक्सी कंपनी, उसके पास एक गाड़ी नहीं है। सबसे बड़ी जो टैक्सी चलाने वाली कंपनी के पास गाड़ी नहीं है, कमाल नहीं है। इस किस्म की बेतहाशा और कंपनीज हैं। ठीक है, तो बात है आइडिया की बेटा, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स की। 94, people will be willing to create a business only if, गौर से देखना, people will be willing to create a business only if, क्या, they have to invest huge amount of money, सोचो, expect to be rewarded for their efforts, expect to own and transfer the business to their progeny, none of the above। अगर गौर से देखोगे तो बेटा बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्यों भाई, पैसे लगाने की वजह से कोई बिजनेस थोड़ी करता है। या जी मैं तो भाई वो जैसे ना पुराने दौर पे कितनी जमीन थी भाई आपके दादा के पास, ये मेरे दादा के पास तो 5,000 पता नहीं एकड़ थे, आपके पास कितने हैं, मेरे पास तो घर भी नहीं है। क्यों भाई, वो अब्बा जो बीच में आया ना उसने गड़बड़ कर दी, दादा की जमीन ना लुटा दी उसने, तो मेरे तक कुछ पहुंची ही नहीं। तो वो वाला सीन थोड़ी है बिजनेसेस में। हाँ अलग बात है कि बिजनेसेस अपनी प्रोजेनी को जाते हैं, बट प्राइमरी रीजन ये तो नहीं होता ना। प्राइमरी रीजन क्या होता है कि एक रिटर्न होता है, एक रिवार्ड होता है, किसका, आपके एफर्ट का। मैंने कल भी आपको कहा था क्या, कि नौकरी से सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशें बिजनेस से पूरी होती हैं। ठीक है। 95, which of the following statement based differentiates किसे, स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। लुकमान बेटा, क्या मतलब बी को तो मैंने किया है, लुकमान 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 क्या लिखा है बेटा आपने, आंसर बी करें ना प्लीज बेटा। लुकमान किस चीज को बेटा, मैंने तो बी ही किया है। चलो आ जाओ भाई 95। अच्छा लुकमान ठीक है बेटा, क्लास एंड होगी ना उस वक्त मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, पूछ लेना। इसमें शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर का फर्क देखो। ए स्टेक होल्डर is anyone who manages business and owns shares in a business, while the shareholders only own shares in the business। ये आपको सही लग रही है बात, स्टेक होल्डर मैनेज करते हैं और शेयर्स भी ओन करते हैं, नहीं ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। स्टेक होल्डर इज एनीवन हु हैज any type of stake in a business, while a shareholder is someone who owns shares in the company। ये थोड़ा सा मजा आ रहा है। both stakeholder shareholders क्या है, नहीं, करेक्ट आंसर इस पी बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। 96, which of the following being one of the most important stakeholder in the business has a direct stake in the company and can significantly affect performance of the business। डायरेक्ट और परफॉर्मेंस, लफ्ज देखना बेटा, लफ्ज क्या है, एक क्या है डायरेक्ट स्टेक, इनडायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट स्टेक और परफॉर्मेंस। बताओ किसके पास होगा, सप्लायर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, नन ऑफ द अबव, एम्प्लॉइज। yes, C is the correct answer। 96, executive directors are involved in the management of the company, क्योंकि वो ऑब्वियसली क्या करते हैं, इन दी मैनेजमेंट में वो जॉब कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं
और नॉन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ बोर्ड में मेंबर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू देयर इंटरेस्ट? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कंपनी के होते हैं, जो बोर्ड के मेंबर भी हैं और कंपनी के मैनेजमेंट भी हैं, उनको अगर तुम देखो तो उनका इंटरेस्ट अगर कैटेगराइज करें तो किसके साथ करेंगे? उसका इंटरेस्ट किस कैसे होगा? A, their interest is similar to the interest of a non-executive director, is both have a position on the board. दोनों बोर्ड में बैठे हैं, इस वजह से उनके स्टेक्स जो हैं वो सिमिलर हैं। ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों के स्टेक अलग होंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होगा वो कंपनी के अंदर भी बैठा है, बोर्ड में भी बैठा है, और नॉन एग्जीक्यूटिव तो कंपनी के अंदर नहीं बैठा हुआ, वो तो सिर्फ बोर्ड में आएगा, वो तो शक की निगाह से देखेगा, शक। ठीक है, तो बी क्या है? देयर इंटरेस्ट इज सिमिलर टू द इंटरेस्ट ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब वो बोर्ड मेंबर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, ये क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर नहीं है, ये बोर्ड मेंबर नहीं है, सीनियर मैनेजमेंट हु डू नॉट हैव। यहाँ पे ये जो अगला जुमला लिखा है ना, क्या who do not have a position on the board, वो इसके लिए लिखा है। किसके लिए? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए लिखा है, सीनियर मैनेजमेंट के लिए लिखा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए नहीं लिखा। सीनियर मैनेजमेंट की ये बात है। और आखिर में क्या है? बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज बी। बी क्यों? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं वो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज होंगे, सीनियर मैनेजमेंट में काउंट होते हैं, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव होती है। हालांकि उनमें एक आध पर किसी और भी परिंदे का होता है, उनके ना पर अलग अलग होते हैं, क्योंकि बोर्ड में भी बैठूंगा, उड़ के एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉई में भी काउंट होऊंगा, मगर उसका स्टेक, उसका इंटरेस्ट ज्यादा किससे मैच करता है? उसका इंटरेस्ट ज्यादा के वो जी लकड़ी है कि जी पत्थर है या पता नहीं क्या है, ऐसा वाला सीन तो नहीं होगा ना, या तो लकड़ी होगी या पत्थर होगा, नहीं नहीं है तो पत्थर, थोड़ी सी लकड़ी भी है, ये वाला सीन होगा उसका। मगर ज्यादा क्या है, प्रीडोमिनेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर होते हैं वो सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ होते हैं और उनका इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसमें सैयद अली इस एमसीक्यू में बेसिकली जो बात की गई है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पे की गई है कि उसका इंटरेस्ट किस ग्रुप के साथ काउंट होगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कहां होते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मैनेजमेंट में भी होते हैं और बोर्ड में भी होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या था? इसे बोर्ड में मौजूद एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ कहा गया इसका स्टेक इसके साथ भी जुड़ सकता है, इसका मतलब ये एक कैटेगरी में फॉल हो सकते हैं। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं, इसका ज्यादा इंटरेस्ट किसके साथ होता है? यहाँ, क्योंकि ये बेनिफिशियरीज होते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया बेटा? 98 employees make decision to work for a company after careful thought is they are directly affected by the business, its policies and its life, its success or failure। आप किसी भी कंपनी को कैसे ज्वाइन कर लोगे? हम जाएंगे यार इस कंपनी के चूंकि इनिशियल ना टी से स्टार्ट हो रहा है, और मुझे ना बाबा ने कहा था कि यार जो कंपनी टी से शुरू होगी ना तो उसमें नौकरी करना, तो मैं इसलिए इस कंपनी में नौकरी करूंगा। ठीक है, अच्छा एक आपको इंडियन मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट ऋतिक रोशन के अब्बा का नाम क्या था? ऋतिक रोशन के अब्बा का नाम, वो प्रोड्यूसर था। आप जाएं उसकी मूवीज के नाम देखिए, उसकी मूवी में ना के पहले वो के से स्टार्ट करती थी, कोई मिल गया। ठीक है, अब देख लेना, मतलब वो जो क्रिश इस किस्म की सारे मूवीज उसने बनाई के से। तो मैंने सुना, नहीं अमरीश पुरी उसका अब्बा नहीं था यार अमरीश पुरी अब्बा नहीं था, हाँ ये राकेश रोशन जो था। तो उसने उसको किसी ने कहा था ये बात, किसी वो हाँ के तो ज्योतिषियों को मानते हैं ना, उन्होंने कहा के से नाम रखना, हिट हो जाएंगे, सुपर हिट हो, पता नहीं उसके साथ हुआ भी है। ठीक है, अब मैंने सोचा यार के से तो बहुत नाम बन सकते हैं, के सोचो क्या बन सकता है ऐसे, ऐसी मूवी तो नहीं बनाई उसने के से, समझ आ गई ना? बीप 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 वाले के से कुछ और भी तो नाम आते हैं ना। ओके, अब देखो इसमें क्या है, एम्प्लॉइज को क्या करेंगे? हाँ बहुत कुछ कैसे आता है बेटा। अच्छा तो ये क्या है, एम्प्लॉइज कैसे डिसीजन करेंगे? ठीक है, अब क्या होगा? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट 99 executive directors and other senior managers of the company want growth of the company for which of the following? For
किधर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो कंपनी के कौन है, अंदरूनी लोग, सीनियर मैनेजमेंट, अंदरूनी लोग क्या चाहते हैं, कंपनी की ग्रोथ। ग्रोथ कैसी होगी, तो सुनना, ग्रोथ कैसी होगी, प्रॉफिट कमाया, रिटेन किया, प्रॉफिट रिटेन किया, अपने पास रखा, फिर कंपनी पे ही लगा दिया, नए प्रोजेक्ट में लगा दिया। प्रॉफिट जब रिटेन करोगे तो लगाओगे ना। तो ये कौन होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो बोर्ड में बैठे हैं, जो कंपनी चला रहे होते हैं, ठीक है। जो सीनियर मैनेजमेंट, वो क्या चाहेगी, पैसे रुकें, पैसे जाए नहीं, ताकि दोबारा लगाएं, ताकि कंपनी ग्रो करे। एक फैक्ट्री थी 2 फैक्ट्री कर दे, 3 फैक्ट्री थी 4 फैक्ट्री कर दे, या कोई नए बिजनेस में चले जाए, ठीक है। तो कहता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, सच ग्रोथ इज नॉट नेसेसरली इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। ग्रोथ हो रही है, मुझे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, डिविडेंड एंड शेयर प्राइस। बताओ किसको इसका होगा कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। मेरा कंसर्न इससे नहीं है कि 4 फैक्ट्रियां लगी, मेरा इससे कंसर्न नहीं है कि जी मार्केट का 60% तुम सेल कर रहे हो। मेरा प्रॉफिट क्या है यार, मेरा इंटरेस्ट किसमें, प्रॉफिट है कि नहीं है, मेरा इसमें है कि मुझे कुछ मिला कि नहीं हुआ। बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स। सदाम सही है भाई, शेयर होल्डर्स, शाबाश। अब एक किसने लिखा, ख्वाजा, ख्वाजा मुंतजर कहता है अल्टीमेटली तो उन्हीं के लिए। बेटा अल्टीमेटली किसने देखा है, ये अल्टीमेटली किसने देखा है। मैंने एक कंपनी देखी 11 साल तक लॉस में थी, 11 साल मैंने पहले देखा। मैं पूछा उनसे, बताओ यार चल कैसे रहे हो, 11 साल तक कोई लॉस में होता है क्या, और फिर भी कंपनी चल रही है, बड़ा नाम। उन्होंने कहा सर जो कमाते लगा देते। तो मैंने कहा 11 साल तक तुम्हारा शेयर होल्डर कर क्या रहा है, शेयर होल्डर कैसे सबर करके बैठा 11 साल तक। कहता सर शेयर होल्डर ही 3 है। ठीक, शेयर होल्डर कौन है, शेयर होल्डर एक बंदा, एक बंदे की बीवी, एक बंदे का पुत्र, ठीक है। ये 3 लोग थे, तो उनको परवाह थोड़ी है, कोई बाहर से थोड़ी इन्वेस्टर लाना था। उन्होंने कहा जो पैसा आए लगाओ, आए लगाओ, बड़ी कंपनी बन जाएगी, फिर बड़ा प्रॉफिट लेंगे। तो बेटा क्या होता है, ये बात आपकी सही है कि अल्टीमेटली उनको ही मिलना है, मगर अल्टीमेटली का कौन ख्याल रखता है, और अल्टीमेटली का ख्याल रखना भी नहीं चाहिए। अभी मिल रहा है ना, ले लो, वरना दूसरी शेयर्स लगाओ, आपका रिटर्न क्या है, ठीक है। अच्छा, 100 executive directors and other senior managers often want their company to grow in size because in a large company they expect कौन सा ग्रुप है मेरे बच्चों, कौन सा ग्रुप है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड अदर। ऐसे नहीं पढ़ना, आंखें ना मतलब फोकस रख के पढ़ना, दो ऐनक लगा के पढ़ना, ऐनक वाला जिन होके पढ़ना, तब जाके पेपर पास होगा तवज्जो से। किसकी बात हो रही, सबकी नहीं, ये सीनियर मैनेजमेंट की बात हो रही। क्या चाहते हैं वो, फिर क्या चाहते हैं भाई, शेयर होल्डर तो चाहते हैं डिविडेंड मिले, ये क्या चाहते हैं, ग्रोथ। क्यों चाहते हैं ग्रोथ भाईजान, क्यों चाहते हैं ग्रोथ, बेटर वर्किंग कंडीशंस। अरे यार सीनियर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव पहले ही ना बड़े बड़े ऑफिस में होते हैं, ठीक है, कॉर्नर ऑफिस मिली होती हैं, तो उनको क्या है वर्किंग कंडीशन, सबसे पहले उनकी अच्छी कंडीशंस होती हैं, मोर ऑफिस स्पेस, मोर ऑफिस स्पेस। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, वो छोटा सा गोल्फ कोर्स भी रख के बैठे होते हैं, ठीक है ना, तो ऑफिस स्पेस तो उनके पास पहले। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज कि उनको क्या चाहिए, बेटर कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स चाहिए, ठीक है। बेटर कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स की वजह से ये चाहते हैं कंपनी ग्रो करे। 101 मैनेजर्स इन द मिडिल एंड जूनियर, गौर से देखना, मिडिल एंड जूनियर रैंक्स ऑफ द मैनेजमेंट हायरार्की might have ambition या ambitions to become, एक मिडिल, जूनियर और मिडिल रैंक के जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हम जी एग्जीक्यूटिव मैनेजर बन जाए, सीनियर मैनेजर बन जाए, या डायरेक्ट चेयरमैन बन जाएंगे। हम तो सबको हटाओ, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड में बनूंगा। भाईजान क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, सर मैंने अभी तक पीआरसी पास किया है। अच्छा, पीआरसी पास करने के बाद जंप मारोगे, चेयरमैन बनोगे, ठीक है। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव, नो, करेक्ट आंसर इज कि भाई वो जो मिडिल और जूनियर वाला है वो सीनियर मैनेजर बनेगा ना, ठीक है। 102 which of the following is typically required by a business firm, गौर से देखना, टिपिकली रिक्वायर्ड, मगर अब ब्रैकेट्स में आओ, बियॉन्ड द कैपिटल इंजेक्टेड बाय द ओनर्स या
देयर पर्सनल एसेट्स बीइंग यूज्ड इन बिजनेस। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक तो अपनी चीजें लगाता है, कैपिटल लगाएगा, ये 6 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, अच्छा जी क्या गाड़ी चाहिए, अपनी जाती गाड़ी लगा देगा, चल भाई बिजनेस में इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। ये बिजनेस के लिए तो चाहिए, मगर इसके अलावा क्या चाहिए बिजनेस को, और क्या चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस बियॉन्ड, यानी ओनर का कैपिटल तो चाहिए, इसके अलावा बिजनेसेस कैसे चलते हैं, बताओ क्या चाहिए उसको? फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, किससे? लेंडर और क्रेडिटर से, मैनेजर से, या गवर्नमेंट से। एक बंदा आया जॉब के लिए अप्लाई किया, किस जॉब के लिए? सीनियर मैनेजर। हमने कहा यार तुम सीनियर मैनेजर उस वक्त बनोगे जब तुम 2 लाख रुपए का लोन भी लेके आओगे। कहता सर मैं तो 2 लाख रुपए की सैलरी लेने आया था, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली बी इज इनकरेक्ट, सी इज इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट। 103 क्या है? व्हेन अ फर्म इज इनिशियली क्रिएटेड, which of the following is incurred by the firm before it starts selling a single product? भाई क्या ऐसी चीज है जो अभी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किए फिर भी होगी? बोलो भाई, बोलो। ए बी सी डी, क्या बोलो? क्या ये सी हो सकता है? सर जी सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी सेल हुई नहीं है ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो उस वक्त होगा जब सेल हो। तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, एक्सपेंसेस। ठीक हो गया? एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं, ठीक है, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। बिजनेस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। और देखो कलसुम, आपने कोई ब्यूटी पार्लर खोलना है, ठीक है? ब्यूटी पार्लर कैसे खोलोगी? पहले जाओगी, मतलब ऐसे ही मिसाल दे रहा हूँ बेटा, ऐसा मतलब करना नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ। ब्यूटी पार्लर खोलना एक आसान सा है ना, तो उसमें क्या करना है? पहले पहले हम कस्टमर ढूंढेंगे कि पहले एक जगह रेंट पे लेंगे, जगह रेंट पे ली तो रेंट देना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा तो क्या मोमबत्ती लगाओगी वहां पे, या तुम्हें उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए तो बिल देना पड़ेगा। फिर क्या करना है? वहां पे चीजें लगानी पड़ेंगी, वो सारे जो वहां पे फर्नीचर रखना पड़ेगा, फिर फर्नीचर, तो बेटा ये एक्सपेंसेस है ना। समझ आ गया बच्चा? 104, क्रीम ब्लीच बहुत कुछ, ठीक है। द फर्म कैन नॉट सोलली रिलाई ऑन मनी मेड फ्रॉम सेल्स टू कवर इट्स एक्सपेंसेस, इट हैज टू रिलाई ऑन borrowed फंड्स और क्रेडिट because of the charging the selling price which is lower than the cost, because of the growth of the company, because the first several months its cost incurred may exceed its revenue. So correct option is C. 105, in which of the following conditions creditors lend funds? जब creditors की बात कर रहे हैं तो कब वो funds lend करेंगे? ठीक है, if they believe that the firm will grow and even in case of loss the firm will not evade the interest, वो पैसे देंगे। अगर मुझे ए का पता हो, क्या उस वक्त लेंडर जो होगा वो फंड्स लेंड करेगा? हाँ हो सकता है। if they believe that the firm will perform well enough to pay the interest on loan and principal amount in future, if the firm sign an agreement for the debt that at the end of the maturity of the agreement all the debt will be, तो सी की तो जरूरत नहीं है, तो वैसे ही होता है। ए और बी के दरमियान देखें, ए और बी के दरमियान देखें बी। क्यों भाई? देखें ये जो ए था उसमें क्या लिखा है? लॉस में भी पैसे देंगे, तो कहां से देंगे? सोचने की बात है ना कि इवन इन केस ऑफ लॉस द फर्म विल नॉट पेड इंटरेस्ट, भी देगा कहां से? वो लॉस में है। समझ आ रही मेरी बात? इसका मतलब क्या है? कब वो प्रेफर करेंगे फंड्स लैंड करना? जब उसको पता होगा कि आगे बिजनेस ग्रो करेगा, ग्रो करेगा तो आपको देंगे ना, लॉस करोगे तो कहां से देगा वो आपको? समझ आ गई बेटा? सी में क्या है? फर्म अग्रीमेंट साइन कर ले। आप देखो मेरी बात सुनो, कोई भी बंदा उठे और आपसे एग्रीमेंट साइन कर ले, क्या कहे कि जी मैं आपको पैसे वापस करता हूं, मैं आपको प्रिंसिपल भी वापस करूंगा, मैं आपको इंटरेस्ट भी वापस करूंगा, मैं आपको लिख के, सिर्फ लिख देने से बेटा आप थोड़ी पैसे दोगे इसको। आई बात समझ मेरी? सदाम समझ आई? असल चीज क्या है कि जो लेंडर होता है ना वो प्रॉफिटेबिलिटी को देखता है। लेंडर जो होता है ना वो देखता है कि क्या मेरे पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लिखने पे थोड़ी देखेगा, ट्रस्ट पे थोड़ी देखेगा कि लॉस हुआ तब भी देगा। समझ आ गया बेटा?
देखिए मलिक, ऑप्शन बी में कहीं नहीं लिखा कि रिटन नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, पेपर भी हो सकता है, इसमें लाजमन पेपर होगा। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, एग्रीमेंट की जहां तक बात है तो बी ऑप्शन में कहीं ये हम नहीं लिख रहे तो उसमें एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट भी होगा, मगर हम बात कर रहे हैं कि जब लेंडर पैसे देता है तो वो किस चीज को आगे रख के देगा, तो मेनली तो प्रॉफिटेबिलिटी को आगे रख के देगा ना। 106 फर्म के नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि बी का मतलब सी नहीं था, ठीक है, बी के अंदर भी हो सकता है, मगर आप अभी आगे जाओगे, ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ नाम को, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका नाम देख के पैसे दे देते हैं, नाम देख के, कोलेटरल तो दूर की बात है, नाम देख के मैंने देखा है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस के लोन दिए गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। क्यों? आगे बंदा ऐसा होता है, बिजनेसेस होते हैं, बड़े बड़े टाइकून्स होते हैं, ठीक है। 106 फर्म्स कैन नॉट कंप्लीट द प्रोडक्शन प्रोसेस if they cannot obtain the materials, ठीक है ना, अगर आपके पास मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे करोगे। therefore their performance is partially dependent on Dash to deliver the materials on schedule। तो भाई अगर एक फर्म है उसे अगर टाइम पे गुड्स सप्लाई करनी है तो किस पे डिपेंडेंट है? सप्लायर पे। क्यों? सप्लायर देगा मटेरियल तो हम आगे प्रोडक्शन करेंगे ना। 107 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर, बताएं, फ्रॉम देयर सप्लायर्स, वो परचेज भी करती हैं। 108 सप्लायर्स विल यूजुअली अग्री टू अलाउ देयर कस्टमर्स सम क्रेडिट। सप्लायर क्या करता है? क्रेडिट। क्रेडिट का क्या मतलब है? क्रेडिट टाइम, 15 दिन में पे करना, टाइम टू पे, समझ रहे हो? क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या है? टाइम टू पे। कितने टाइम? भाई 20 दिन में पे करना। आपको मैं गुड्स भेज रहा हूं, अगले 2 हफ्ते में पेमेंट आ जानी चाहिए, इसकी बात हो रही है। बट देयर मेन इंटरेस्ट आर किसके? सप्लायर्स के। कस्टमर विल पे द इंटरेस्ट इन टाइमली मैनर। यार ये लेंडिंग ट्रांजैक्शन थोड़ी थी कि इंटरेस्ट पे करेगा, मुझे नहीं लग रहा सही। Customers will continue to buy from them. Good. Customers will issue bonds and debentures. पागल हो गए? B is correct. ये इसलिए है कि भाई देखो, उसको अगले बंदे को ना हमने क्या किया? क्रेडिट टाइम दे दिया ताकि वो उसके पास क्या करेगा? 15 दिन का टाइम दिया ना, हो सकता है उससे बेचे, फंड्स जनरेट करे, खुद भी कमाए, हमारे पैसे भी वापस करे, ताकि अगली दफा वो हमसे दोबारा परचेज करेगा। 109 Dash can be considered a major stakeholder in business that benefits from the overall gross domestic product, GDP, that the companies contribute by paying taxes। बताएं कौन सा होगा? कस्टमर्स, लोकल कम्युनिटीज, गवर्नमेंट, कौन सा स्टेक होल्डर है इसको बेनिफिट मिलता है? किसका? जीडीपी बढ़ने का। क्यों? क्योंकि टैक्सेस पे कर रही होती हैं कंपनीज और बिजनेसेस। बताओ कौन सा स्टेक होल्डर है? गवर्नमेंट। 110 Dash of free market economies recognize the advantage of following business to be set up because businesses not only serve consumers, they also reduce the unemployment, which is important goal of them। बताएं ये किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट की बात हो रही है। गवर्नमेंट्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमीज recognize the advantage of allowing business to be set up, क्योंकि गवर्नमेंट जो फ्री इकोनॉमीज की है वो बिजनेस को बढ़ाती हैं, बिजनेस को रोकती नहीं है। क्यों? इसलिए ताकि क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, क्योंकि इनका, गवर्नमेंट्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? इंपॉर्टेंट गोल क्या होता है इनका? अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। समझ आ गया? 110 111 which of the following rely on entrepreneurs यानी owners to create business ideas and possibly to provide some financial support। किसकी बात हो रही है? फर्म की बात हो रही है कि फर्म्स डिपेंड करते हैं। फर्म्स देखो ओनर नहीं होंगे, एंटरप्रेन्योर नहीं होंगे तो फर्म्स नहीं बनेंगे। 112 the government has an interest in all business organizations but especially large organizations for a wide range of reasons। which of the following may not be, may इस पे फोकस रखना बेटा, may not be the reason of the interest of the government in the business organization। सोचो, अब कहता है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ना हो। भाई क्या? ए, बिजनेसेस पे टैक्सेस ऑन प्रॉफिट, ये तो बड़ा इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट एंड मेंटेन ए स्ट्रांग इकोनॉमी, ये भी उसका इंटरेस्ट है।
गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव लो लेवल्स, अब ये भी उसका इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या है, इस गिवन ऑप्शन में डी इज द करेक्ट आंसर। 113 कस्टमर्स हैव अ स्टेक इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज, क्यों भाई स्टेक है, दे एक्सपेक्ट टू गिव मैक्सिमम प्रॉफिट टू द कंपनी, they expect to obtain value from the goods and services that they buy, they expect to become the stakeholders of the company, all of the above। कौन सा करेक्ट है, बिकॉज दे एक्सपेक्ट टू, इसलिए उनके स्टेक होल्डर हैं क्योंकि उनको वैल्यू चाहिए फॉर देयर मनी, वैल्यू फॉर देयर मनी, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेस कर रहे हैं उनके लिए कोई वैल्यू कैरी करती है। 114 बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट डैश, therefore to attract them a firm must provide a desired product or services at a reasonable price। बताएं, business cannot survive without क्या, without किसके बगैर business survive नहीं कर सकता, suppliers, lenders, all of them above, या customers, किसकी बात हो रही है, customers की बात हो रही है, customers के बगैर कोई business survive नहीं कर सकता। dash might be stakeholders in a business organization, especially when the organization is a major employer in the area and the local economy depends on the work and business activity that the organization brings to the area। बताएं ये किसकी बात हो रही है, इसको फिल करें, तो किसकी बात हो रही है, might be a stakeholder, किसकी बात हो रही है बेटा, लोकल कम्युनिटी की, गुड लोकल कम्युनिटी की बात हो रही है। 116 business shut down by a major employer in a local community has a, अब ये चूंकि वर्ड इस्तेमाल हुआ था तो मैंने इस पे भी सोचा कि एक एमसीक्यू बना देते हैं कि कौन सा इफेक्ट होता है फॉर अदर बिजनेसेस विच विल लूज ट्रेड एंड इनकम। क्या होगा अगर कोई एक बड़ा एम्प्लॉयर किसी एरिया में बंद हो जाए तो वो किसी से परचेजेस कर रहा होगा, किसी को सेल्स कर रहा होगा, तो पूरा इफेक्ट हो जाता है। तो नॉक इफेक्ट कहते हैं उसको, नॉकिंग इफेक्ट कहते हैं उसको, या नॉक ऑन इफेक्ट कहते हैं। तो आपकी बुक के हिसाब से उसको नॉक ऑन इफेक्ट कहा जाता है। 117 ये नॉक ऑन है बेटा, बी। Dash has a stake or interest in major companies because the actions of these companies can affect society as a whole। किसकी बात हो रही है, जनरल पब्लिक की बात हो रही है। हैज अ स्टेक, क्यों भाई, मेजर कंपनीज में, बिकॉज उनका जो होता है होल सोसाइटी, सोसाइटी के लिए जनरल पब्लिक, उनकी सोसाइटी पे असर होगा, इस वजह से वो जनरल पब्लिक जो है वो अफेक्ट हो रही होती है। बस एक आध और एमसीक्यू रह गया बेटा आज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी इंक्लूडेड इन द एरिया ऑफ पब्लिक कंसर्न इन बिजनेस। monopolization of the market by one or a small number of companies, protection of environment, reducing pollution and creating sustainable business, exploitation of consumers through mis-selling, misleading, all of the above। Which of the following might be included in the area of public concern? Public concern तो इन सबका होगा ना, public क्यों concerned होगी, इन सारी चीजों के लिए होगी। क्यों भाई, मोनोपोलाइजेशन के लिए होगी, इन्वायरमेंट के लिए होगी, एक्सप्लॉयटेशन को कंज्यूमर, तो इसलिए क्या कंसर्न है, इन सब का कंसर्न होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। सीएसआई की बात, सीएसआर की बात हो रही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की, तो उनका ख्याल रखना होता है। मगर हम ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंपनी के हिसाब से नहीं बात करें। इस वजह से इस टॉपिक को इस एंगल से हम नहीं देख रहे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, हम इसको पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि पब्लिक क्यों कंसर्न होती है। सेकंड लास्ट एमसीक्यू देखें, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंटरेस्ट आर सिमिलर टू दोज ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स and senior executive। गौर से देखना, इसको मैंने थोड़ा सा स्लाइडली चेंज किया है। therefore they are also affected by concerns about remuneration, power and status of the job security। बोलो करेक्ट एंड करेक्ट, ये आसान है। this one is easy, this one is easy। is it true or false, is it true or false, बताओ भाई। नॉन एग्जीक्यूटिव है यार, फॉल्स होगा ना, नॉन एग्जीक्यूटिव क्यों, इसका कंसर्न रेम्यूनरेशन से क्यों होगा, वो सैलरी थोड़ी लेता है, वो तो सिर्फ मीटिंग के लिए आता है और मीटिंग के लिए फी चार्ज करता है बस, जिसको मीटिंग फी कहा जाता है। ठीक है, उसको पावर से क्या ताल्लुक भाई, वो कंपनी में बैठा हुआ थोड़ी होता है, उसको स्टेटस से, जॉब सिक्योरिटी, उसकी तो जॉब ही नहीं है, किस चीज की सिक्योरिटी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए बातें होती है, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए। लास्ट एमसीक्यू, अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि बाहर से उसको अपॉइंट किया गया। To the board of directors of a company is a good corporate governance practice because the independent non-executive director can help to prevent a company from being dominated by the personal interest of किसके भाई, देखें किसके इंटरेस्ट होंगे बताओ, एंटरप्रेन्योर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आई समझ, एक कंपनी का सीईओ है, सुनिएगा मेरी मिसाल, एक कंपनी का सीईओ है और उस कंपनी के सीईओ के पास कंपनी के से 30% शेयर्स थे, ओनली 30% शेयर्स या 35% शेयर्स हैं।
अब वो 35% शेयर्स का बंदा, चूंकि वो एग्जीक्यूटिव क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ है, तो सारे बैंक अकाउंट उसके कंट्रोल में, पूरे कंपनी के रिसोर्सेज उसके कंट्रोल में। अब उसने क्या क्या किया, कहीं से एक सामान परचेज किया कंपनी का, ठीक है, या उसने क्या किया, परचेजेस की, किससे जी परचेजेस की, अपने भाई से परचेजेस की, कितनी महंगी, भाई मार्केट में वही चीज सस्ती मिल रही है तो महंगी क्यों खरीद रहे हो। तो जो बाहर से आता है ना डायरेक्टर, कौन सा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसका ऑपरेशन से, वो सवाल क्या पूछता है, कितने का खरीदा, कितने का खरीदा, कहते हैं जी 2 लाख रुपए का। यार मार्केट में तुझे 1,20,000 का मिलता है, 2 लाख रुपए का क्यों खरीदा तुमने, समझ रहे हो। ये रैशनल होता है इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, वो बाहर से आ रहे होते हैं, ठीक है। ये है मेरे बच्चों आज की क्लास, आज का सेशन, और उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, आपको चीजें समझ आई होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम 120 एमसीक्यू कर चुके हैं और अभी तक चैप्टर 1 चल रहा है, ठीक है, अभी तक चैप्टर 1 चल रहा है। मुझे काइंडली बताइएगा आपको ये जो तरीकेकार है इससे फायदा हो रहा है, मैं आपको इसी तरीके से लेके चलूं, इसी पेस, इसी तरीके, इसी जज्बे से लेके चलूं, या आप चेंजेस चाहते हो, काइंडली मुझे बताइएगा, ताकि मैं अकॉर्डिंगली आपके लिए इस चीज को कंटिन्यू करूं, क्योंकि हमारे पास डेट नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। देखो हमारे पास अगर होती है ना डेट की, जी फला डेट पे इम्तिहान है, मैं आपके साथ बेटा 12 बजे तक बैठ जाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, 12 बजे तक बैठ जाऊंगा और उसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे बताता हूँ बेटा, सबर रखो। तो ओके, तो इसमें मेरा बेटा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। तो मेरा बस ये है कि इसी तरीके से आप टेंशन नहीं लें, 2000 एमसीक्यू में करा के रहूंगा, आप सिर्फ 2 घंटे मुझे दे रहे हैं। एक बात नोट कीजिएगा, कल चूंकि एक जनरल छुट्टी थी और इस वजह से कल क्लास नहीं रखेंगे हम, ठीक है, क्लास परसों होगी। कल जो है वो ऑफ होगा एज अ होल, चूंकि सारे इदारे ऑफ हैं। तो मैं आपको अभी ये जो 120 एमसीक्यू है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो कल मैंने 60 करवाए थे, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए, ठीक है। ये वाले 60 आज मैंने करवाए हैं, 120 हमारे एमसीक्यू हो गए, वो बल्कि आज हमने 60 नहीं, इनफैक्ट हमने 5 और के 65 किए, कल हमने 55 किए, तो 120 एमसीक्यू हो गया। तो ये वाले एमसीक्यू बेटा मैं आपके साथ दोबारा आज ही शेयर करूंगा, थोड़े से ही, नहीं 60-60 करके शहीर नहीं चलेंगे, क्योंकि शुरुआत का पहला चैप्टर है, फाउंडेशनल चैप्टर है, तो समझा समझा के चल रहा हूं, आगे चीजें थोड़ी सी आसान होगी तो हम उसको थोड़ा सा पेस के साथ चलेंगे, और क्लास 2 के बजाय 3 घंटे कर देंगे, 4 घंटे कर देंगे, ठीक है, ताकि आपका कोर्स टाइम पे एंड हो। सेट हो गया बेटा। मैंने आपको जैसे कहा कि ये 2 क्लासेस मैंने इंटेंशनली 60-60 की प्लान की थी, अब हम थोड़ा सा इसका पेस बढ़ाएंगे, 100, 150, 200 करके फिर इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों की अभी तक तैयारी अच्छी नहीं थी, उन बच्चों के लिए ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है, कि उनका रिवाइज भी हो गया, और जिनकी अच्छी तैयारी थी उनके लिए और अच्छा हो गया कि आपको प्रैक्टिस मिल गई। तो बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इन एमसीक्यूज को मैं अभी शेयर कर देता हूं और इस लेक्चर को भी ग्रुप के अंदर जल्द से जल्द शेयर करा देता हूं, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। इंशाल्लाह हम 24 तारीख पे, 23rd कल है तो कल ऑफ होगा, 24th पे, 24th ऑफ मार्च पे हम तकरीबन मोर आले सेम टाइम पे 7 या 7:30 पे, प्रोबेबली थोड़ा 24th पे जो क्लास होगी वो 7:30 पे होगी या 7:15 पे होगी, वो आपको टाइम ग्रुप पे पता चल जाएगा। तो यहाँ से आगे जाएंगे हम, सिर्फ चंद एक एमसीक्यू है चैप्टर 1 के, वो रहते हैं, उनको करेंगे, फिर चैप्टर 2 पे चलेंगे, ठीक हो गया। चलो भाई, अल्लाह आपको कामयाब करे, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जिसको भी कोई इनपुट देना है काइंडली आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, अल्लाह हाफिज।